हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? तो यहाँ पे आपके लिए यूजी नेट के लिए यूनिट वन का मैराथन सेशन चल रहा था। आपको दो क्लासेस हो चुकी हैं, दो कहें या तीन कहें, क्योंकि क्लास छोटी सी है। तो आपके दो पार्ट प्रॉपर हो चुके हैं। आज आपका थर्ड पार्ट और फाइनल पार्ट है। आपका ये वाला टॉपिक हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है और ये वाला भी हो चुका है। आज हम लोग पूरा यहाँ तक इसको करने का प्रयास करेंगे। इसको आज हम लोग समाप्त कर लें और हो सकता है इसको भी हम लोग कर दें, तो आपका यूनिट फर्स्ट आज फाइनल हो जाएगा। यूनिट फर्स्ट फाइनल आपको हो जाएगा। आपको पता है, बता दूं मैं आपके लिए, ये जो कंटेंट बनाया गया आपका आपका टॉपिक वाइज, जैसे यहाँ पे एक पुरातात्विक स्रोत दिया गया है, एक एक टॉपिक उठा के कंटेंट बनाया गया है, और कंटेंट जो आपको बनाया गया है प्रीवियस क्वेश्चन को देख के बनाया गया है कि किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, पुराने वर्षों में आपको कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उनको उनके आधार पर ही कंटेंट बनाया गया। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो कंटेंट की प्रवृत्ति है, कंटेंट की शैली और भाषा कुछ इस तरीके से रखी गई है जो आपके पेपर में काम में आ जाए, जो आपके पेपर में काम में आ जाए। मैं चाहूँ तो पीडीएफ आपको सीधा शेयर कर दूँ कि आप पढ़ लो भाई, फ्री हो जाओ। लेकिन दिक्कत क्या है, कंटेंट मैंने बनाया है, मुझे पता है कि किस तरीके से इसका यूज करना है, पेपर में कहाँ पर कैसा यूज करना है, किस तरीके से पढ़ना है। इसलिए मैं इसकी क्लासेस आपको साथ में दे रहा हूँ। पहले आप क्लासेस देखेंगे, देन इस पीडीएफ को 2 से 3 बार रीड करेंगे तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या सिर्फ यूनिट वन से लेकर 10 तक का जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, आपके मन में प्रश्न होगा कि यूनिट वन से लेकर यूनिट 10 तक का जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, क्या सिर्फ इससे आपका यूजीसी नेट जीआरएफ हो जाएगा? मैं बोलूँ कतई नहीं। आपको इसके साथ साथ पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने हैं। अब कैसे देखने हैं? तो वो भी मैं आपको करा रहा हूँ कुछ अलग तरीके से। वो भी मैं आपको एक अलग तरीके से करा रहा हूँ। फैक्ट वहाँ पे भी याद कराया जाता है, एक अलग लेवल से आपको बताया जाता है कि हाँ भाई, इस फैक्ट को ऐसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है। ठीक है ना? मैं आपसे यही कहूँगा, मैंने जून 2025 को टारगेट रखते हुए, 2025 को टारगेट रखते हुए आपकी दो क्लासेस शुरू की हैं। एक तो मैराथन वाली सीरीज जो आपकी चल रही है यूनिट वाइज, वो एक पीवाईक्यू बेस्ड। तो 2011 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 2012 के आपके आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, आधे रह गए हैं। मतलब हर दो हम लोग इसको भी लगभग टारगेट रखा है 30 से 35 दिन में आपके सारे पेपर सॉल्व करने का। 30 से 35 दिन में सारे पेपर, मतलब आपका 25 मई तक मैं क्लास रोक दूंगा। आपका यूनिट वन से लेकर 10 तक मैराथन का और 25 मई तक हो जाएगा, और आपके पीवाईक्यू भी हो जाएंगे। ठीक है ना? इतना आपके लिए सफिशिएंट है। पेपर वन के लिए मैंने आपसे पहले बोल दिया, आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से फॉलो कर सकते हैं या एग्जामपुर से भी फॉलो कर सकते हैं। आपको जहाँ सूटेबल लगे, जहाँ से अच्छा लगे, आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? सिंधु घाटी सभ्यता कल हमारा हो गया था। ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके थे कल। ठीक है ना? ये सब कुछ हो चुका है। ये भी हो चुका था आपका। तो वैदिक काल ही शुरू होना था प्रॉपर तरीके से। कहाँ गए वैदिक काल? ये आपका यहाँ से आपका शुरू होना है। आज थोड़ी क्लास हो सकता है बड़ी हो जाए, बट प्रॉपर होगी, और आपके लिए क्या पूरा पूरा यूनिट वन कवर कर देंगे। दो टॉपिक आज के हमारे हैं, एक तो वैदिक काल और दूसरा महाजनपद काल। वैदिक काल, दूसरा महाजनपद काल। तो दो क्लास में कर दूंगा, एक ही क्लास में पूरा कर दूंगा। ठीक है ना? तो वैदिक काल देखते हैं भैया इसके बारे में। आपको पता है कंटेंट बहुत अच्छा यूनिक बनाया गया, इसलिए आपको पेशेंस से क्या करना है, स्क्रीन पे देखना है और बहुत अच्छे से आपको सुनना है। क्या आपको क्लास स्पीड में देखनी है? तो बिल्कुल भी आपको स्पीड में नहीं देखनी है। क्यों नहीं देखनी है? क्योंकि मैं खुद आपको स्पीड में बोलता हूँ, मैं खुद आपको स्पीड में पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको स्पीड में नहीं देखनी है। ठीक है ना? चलो। तो वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है आपका? 15,000 से 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से, आपको बता दूं, वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड करते हैं यार। एक तो इस वाले पे लिख नहीं सकते थोड़ा सही से। मुझे टाइम दो, मैं वही पीडीएफ खोल रहा हूँ, इसमें पढ़ते हैं। इसमें एक दो टॉपिक आपके ऐड किए थे मैंने, उस टॉपिक के लिए इसमें आऊँगा मैं, बट उसी पीडीएफ पे आते हैं, उसी से आपको प्रॉपर पढ़ा पाता हूँ मैं। 1 मिनट वेट कर लो बस। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। लेके अपना पीडीएफ, पीडीएफ के अलावा आइटम। चलो, हम लोग वैदिक काल शुरू करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि वैदिक काल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वैदिक काल
एक उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। हालांकि पूरा वैदिक काल की यदि बात करें तो 1500 से लेके आपका 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, बट इसको हम लोग 1500 से 1000 तक वैदिक काल मानते हैं, और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल के लिए। इसको लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है वैदिक काल का टाइम पीरियड और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड। भारत में आर्य सभ्यता के 2 चरण हैं, ठीक है ना। स्रोत क्या है पढ़ने के, तो यहाँ पे अभी तक देखो हम लोग क्या अभी तक पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर थे। ये तो हम लोग क्या पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर थे अध्ययन के लिए। जब यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे लिए, यहाँ पे साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। हालांकि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं मौखिक परंपरा से आगे बढ़ाए जाते हैं, उस काल में इनकी रचना होती है, बट आगे जाके लिखे जाते हैं तो बहुत इनमें कमियां होती हैं, बहुत छेड़खान हो जाती है, बहुत चीज़ आप देखोगे। जब कमियां पढ़ोगे ना साहित्यिक स्रोतों की, तो आपको समझ में आएगी क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। तो स्रोत क्या हो जाएंगे, ऋग्वेदिक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, आपके स्रोत हो जाएंगे। यदि बात की जाए वैदिक की, तो वैदिक सब सिंधु प्रदेश, यदि आप भारत का मैप देखो तो जो वैदिक आर्य थे वो यहाँ पे आपको सप्त सेंधव प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और उत्तर वैदिक में आपको जो दिखते हैं, यहाँ पे गंगा यमुना दोआब के उच्चरी ऊपरी दोआब पे आपको उत्तर वैदिक कालीन लोग बाग देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पढ़ने का तरीका क्या रहेगा यहाँ पे, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, चाहे समाज पढ़ेंगे, चाहे उसकी धर्म पढ़ेंगे, राजनीति पढ़ेंगे, साहित्य कुछ भी पढ़ेंगे, पहले हम लोग वैदिक काल लेंगे, पहले हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे, देन आपका उत्तर वैदिक काल रहेगा। क्या, पहले आपका वैदिक काल रहेगा, फिर आपका उत्तर वैदिक काल रहेगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, पहले आपका वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल साथ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले वैदिक काल रहेगा, फिर उत्तर वैदिक काल आपका रहेगा। क्या हो, सेकंड देना मुझे समय। एक सेकंड बस, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ऊपर नीचे। आ गया, आ गया। ठीक है ना। तो मैंने क्या, जब भी पढ़ेंगे तो पहले वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर आपका उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब दोनों साथ साथ आपके चलेंगे, चाहे संरचना पढ़े, चाहे समाज पढ़े, कुछ भी पढ़े, दोनों को हम लोग साथ साथ लेके चले। क्यों, आपके जो प्रश्न आते हैं कंपेयर से आते हैं, सीक्वेंस से आते हैं, क्रम से प्रश्न आते हैं, आपके क्रोनोलॉजी से, तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे जब भी प्रश्न आते हैं अधिकांश अंतर से आते हैं, और वैदिक साहित्य से प्रश्न आते हैं। आई थिंक इस वाले पीडीएफ में वैदिक साहित्य नहीं है, वैदिक साहित्य को मैं आपको अलग से दे दूंगा, तो कुछ कुछ जोड़ा है आपको मिल जाएगा इसमें साथ में। देखो, तो वैदिक काल की बात करो, क्षेत्र कौन सा हो गया आपका, सप्त सैंधव प्रदेश, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, भारत में पंजाब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र, ठीक है ना। मुख्य रूप से ऋग्वेदिक इसका स्रोत है। यदि वैदिक काल के अध्ययन की बात करें तो हम अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, अर्ली पूर्व वैदिक काल, या अर्ली वैदिक पूर्व वैदिक काल, या अर्ली वैदिक वैदिक पीरियड, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसके अध्ययन के लिए जो स्रोत होता है मुख्य रूप से ऋग्वेद होता है। क्या होता है, ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद होता है। यदि विशेषताओं की बात करें तो समाज कैसा था इस समय पे, इस समय पे समाज जो था, समाज में कबीले होते थे, परिवार आधारित होता था। समाज में क्या, कबीले होते थे और परिवार अर्थात कुल आधारित समाज होता था। कबीले को विष कहते थे, परिवार को कुल कहते थे। वर्ग विभाजन की बात करें तो प्रारंभिक विभाजन था यहाँ पे आर और दस्यु के रूप में। मतलब जो आर आए थे वो लोग, जो लोकल लोग थे उनको दास या दस्यु कहा गया, उनको दास या दस्यु कहा गया, ठीक है ना। यदि स्तर की बात करें तो समतावादी समाज थी, कोई स्तरवादी या कोई कठोर वर्ण व्यवस्था यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। समतावादी आपकी समाज थी, कोई कठोर वर्ण व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलती है। महिलाओं की बात करें, स्वतंत्रता थी, महिलाओं को यज्ञ में भाग लेती थी। आप लोम मुद्रा और घोषा जैसी आप विदुषी महिलाओं को देख सकते हैं, लोपामुद्रा और विदुषी महिलाओं को यहाँ पे देख सकते हैं। धर्म की बात करें, प्राकृतिक आधारित धर्म था आपका। देवता जो आपके थे प्रकृति आधारित थे, जैसे इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता। एक क्रोनोलॉजी पूछी आती है, इंद्र के लिए 250 सूक्त दिए गए, अग्नि के लिए 250 200 शब्द दिए गए हैं, और वरुण के लिए इससे कम दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ देवताओं के नाम दिए गए। प्रथाओं की बात करें तो यज्ञ होते थे, मंत्र होते थे, सोमरस का पानी किया जाता था। प्रमाण कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद के सूक्तों से हमें मिलता है। प्रमाण कहाँ से मिलता है, जानकारी कहाँ से मिलती है,
ऋग्वेद के सूक्तों से मिलती है। अर्थव्यवस्था की बात करें, ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था कैसी, तो आधार क्या था, पशुपालन था। मतलब गाय को मुख्यतः गौ को मुख्य धन माना जाता था। सीमित कृषि थी अब, और जौ के रूप में हमें कृषि देखने को, बहुत सीमित मात्रा में कृषि देखने को मिलती है ना। आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग वापस कहाँ से, वापस डाउन होके कबीलों पे आ गए, ग्रामीण क्षेत्रों में आ गए कि नहीं। व्यापार की बात करें तो व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। कोई मुद्रा प्रचलित नहीं थी। तो यदि बात की जाए गाय की, पशुपालन की, तो जो युद्ध होते थे गाय के लिए होते थे गवेष्टि। युद्धों को गवेष्टि शब्द दिया गया, गवेष्टि शब्द दिया गया। आपको दिख रहा है गाय के नाम से युद्ध हो रहे हैं, गाय के लिए युद्ध हो रहे हैं, ठीक है ना। राजनीति की बात करें तो संरचना, कबीले होते थे। इनका एक राजा होता था, इनको राजन कहते थे, इनको राजन कहते थे। क्या ये राजा अनुवांशिक होता था? तो नहीं, इनको निर्वाचित किया जाता था और ये सैन्य नेता के रूप में काम करता था। निर्वाचित मतलब कि जो पहलवान होगा, जो दमदार होगा, उन्हीं को सभा समिति विदत के द्वारा चुना जाता था, उन्हीं को सभा समिति विदत के द्वारा चुना जाता था। संस्थाओं की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में 3 संस्थाएं, सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत। सभा का काम क्या था? प्रमुख सलाह, जो भी आपके राजा को डिसीजन लेने हैं, तो इसमें प्रमुख लोग होते थे, सलाह देते थे। सभा क्या थी? सभा मुख्य लोगों की सभा थी, मुख्य लोगों की समिति थी, सभा थी, जिसमें अलग प्रमुख लोग होते थे, वो सलाह मिलकर राजा को देते थे कि भैया आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। एक हिसाब से आज की मंत्री परिषद। समिति आम जन की सभा होती थी, सभी लोग इसमें शामिल होते थे। विदत, विदत क्या होता था? युद्ध वगैरह में आपने जो धन जीता है, जो आपके पास उत्पादन आया, जो आपने शिकार, जो वितरण कैसे करना है, उसको बंटवारा कैसे करना है, विदत का काम ये होता था। समिति और बजट में महिलाएं भाग लेती थी, ठीक है ना। ऋग्वेद में राजन का उल्लेख है और सभा का उल्लेख है, ठीक है ना। सभा, समिति, विदत, सबका उल्लेख है। आवास की बात करें तो आवास मिट्टी के घर थे और अस्थायी आवास थे। मिट्टी के घर थे, अस्थायी आवास थे। आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या राजनीति इतनी पढ़ ली तो हो जाएगा, अर्थव्यवस्था इतनी सी पढ़ ली तो हो जाएगा, धर्म इतना सा पढ़ ली? नहीं, ये अभी आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अभी आप देखोगे हम लोग वैदिक कालीन समाज अलग से पढ़ेंगे, वैदिक कालीन धर्म अलग से पढ़ेंगे, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था अलग से पढ़ेंगे, वैदिक कालीन राजनीति अलग से पढ़ेंगे हम लोग, है कि नहीं। सारी चीज़ें हम लोग अलग से पढ़ेंगे। वैदिक कालीन जीवन शैली अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन आपका चल रहा है शुरुआत में। उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल में लोग बाग कहाँ गए थे बेटा? गंगा यमुना दोआब में। कहाँ पे आ गए थे? गंगा यमुना दोआब में। कुरु पांचाल कौशल, यहाँ पे आपको नगर देखने को मिलते हैं। कुरु पांचाल कौशल जैसे नगर देखने को मिलते हैं। यदि अध्ययन के स्रोत की बात की जाए, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के स्रोत सोमवेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, है ना। लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं इसका टाइम पीरियड, 10,000 से 600 ईसा पूर्व में। यदि विशेषताओं की बात करें तो समाज देखने को मिलती है। समाज कैसी थी? समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ पे स्पष्ट वर्ण देखने को मिल जाते हैं। वर्ग में थोड़ी कठोरता बढ़ी, जाति प्रथा की यहाँ पे शुरुआत होती है। यहाँ पे वर्ग में कठोरता बढ़ती है तो जाति प्रथा की शुरुआत होती है। महिलाओं की स्थिति पहले से कमजोर होती थी, यज्ञ से इनको बाहर रखा जाने लगा। पुरुष सूक्त में आपका वर्ण व्यवस्था, दसवें ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका पुरुष सूक्त जो है, उसमें आपको क्या वर्ण व्यवस्था का वर्णन दिया गया है। जो उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के शरीर से, आँख से, हाथ से और जांघों से ये 4 लोग पैदा हुए हैं। धर्म की बात करें तो देवता के रूप में अब प्रजापति, विष्णु, रुद्र का महत्व बढ़ गया। मतलब जो आपके वैदिक कालीन देवता थे, ऋग्वैदिक कालीन, वो यहाँ पे कमजोर हो गए और यहाँ पे दूसरे देवता सामने आपको दिख रहे हैं। प्रथाओं में अब बड़े यज्ञ होने लगे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ, कर्मकांड होने लगे। दर्शन की बात करें तो यहाँ पे उपनिषद आ गया। आत्मा और ब्रह्म का चिंतन होने लग गया, आत्मा और ब्रह्म का यहाँ पे चिंतन होने लग गया है। प्रमाण की बात करें, भाई हमें जानकारी कहाँ से मिलती है इन सबकी? तो यजुर्वेद में यज्ञ की जानकारी है और उपनिषद में दर्शन के बारे में बताया गया है। अर्थव्यवस्था की बात करें बेटा, तो अर्थव्यवस्था का आधार कृषि आधारित था। धान और गेहूं का उत्पादन हो रहा था, पशुपालन होने लग गया। व्यापार बढ़ा, निष्क, सोने का सिक्का था निष्क, ठीक है ना। अथर्ववेद में धान का और शतमान तथा मुद्रा का उल्लेख है। निष्क और शतमान आपसे पूछा जाता है, निष्क और शतमान क्या थी? तो निष्क और शतमान उत्तर वैदिक काल में मुद्रा के रूप में थे। यही वैदिक काल में ज्वेलरी के रूप में आपके थे, आपके आभूषणों के रूप में देखे जाते थे। वैदिक काल में आपके आभूषण के निष्क और शतमान आभूषण के रूप में, और उत्तर वैदिक काल में आपके मुद्रा के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है ना। निष्क एक हिसाब से सोने का कोई धातु हुई, सोने का कोई सिक्का हुआ होगा, ठीक है। हालांकि इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते। पुरातात्विक राजनीति की बात करें तो संरचना, बड़े राज्य, कुरु और पंचाल जैसे बड़े राज्य निकले, राजा का अधिकार बढ़ा, सभा समिति कमजोर हो गई, राष्ट्रीय यज्ञ के माध्यम से राजा का अभिषेक होने लगा। और जब राजा का अभिषेक होने लग गया, मतलब राजा को अपने में विशेष दिखाने लगे लोग। राजा अपने में विशेष हो गया, मतलब अपने लोगों में विशेष हो गया। आपको ये पता है, यहाँ पे सीधे जानकारी दी गई है। यहाँ पे मैंने सीधा फैक्ट रख दिया, आपको ऐसी ऐसी जानकारी क्यों?
आपके पेपर में ऐसे आता है। बट आपको यदि कंटेंट में थोड़ा क्या बोलते हैं, आपको लगता नहीं हमें थ्योरी चाहिए, ऐसा करना वैसा करना है, तो आप साथ में एनसीईआरटी क्लास भी देख सकते हैं। बट मैं बोलूँगा आपके लिए पीवाईक्यू प्लस ये दोनों चीज़ सफिशिएंट है। आप पीवाईक्यू देखो और ये वाला कंटेंट देखो, सफिशिएंट रहेगा, ठीक है ना? महाजनपद की ओर बढ़ते क्रम। अब क्या यहाँ से हम लोग उत्तराधिकार से महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। महाजनपद दिखता है, इसलिए राज्य से लेकर छोटे-छोटे राज्य बनते हैं, जनपद बनते हैं। यहाँ पे क्या है जनपद, जो बड़े राज्य लिखा है यहाँ पे जनपद हो गई, कुरु, पंचाल ये जनपद हो गई। तो आगे जाके यही सब महाजनपद में कन्वर्ट हो जाती हैं आप। जीवन शैली की बात करें तो कहीं न कहीं स्थायी गाँव देखने को मिल रहा है, स्थायी गाँव और मिट्टी और पत्थर के मकान देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना? वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है? सप्त सिंधु में था, गंगा यमुना दोआब में था। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद से जानकारी मिलती है। ये समतावादी था और कबीलाई समाज था। वर्ण व्यवस्था थोड़ी कठोर होने लगी थी, थोड़ी कठोर। प्रकृति पूजा साधारण है, यहाँ पे कर्मकांड और दर्शन देखने को मिल रहा है, आत्म और ब्रह्मा की जानकारी मिल रही है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो पशुपालन, सीमित कृषि और कृषि व्यापार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कबीले सभा समिति थी, बड़े राज मतलब यहाँ पे जनपदों में लग गए और राजा का वर्चस्व बढ़ा। दस्यु युद्ध ऋग्वेद में मिला है यहाँ पे ऋग्वेद में दस्युओं की अंग मिलती है, यहाँ पे अश्वमेध होता है यजुर्वेद में। अच्छा, अश्वमेध को कौन कौन जानता है? अश्वमेध यज्ञ जो होता है इसके बारे में जानते हो क्या है? लव कुश कांड देखा है आपने? वही अश्वमेध यज्ञ, ठीक है ना? यदि बात की जाए तो वैदिक काल में भूरे रंग के बर्तन मिलते हैं, PGW पेंटेड ग्रे वेयर मिलते हैं, जो कि हस्तिनापुर से मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहा मिलता है, उत्तर वैदिक काल में आपको लोहा मिलता है, कौशाम्बी वही क्षेत्र से, ठीक है ना? संकेत गंगा घाटी में बस्तियों के संकेत मिलते हैं। मत की बात किया जाए तो वैदिक काल का मत क्या है? आर्य संस्कृति की नींव पड़ती है, धार्मिक आधार तैयार होता है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, राज्य और दर्शन की शुरुआत होती है। वर्ण व्यवस्था, राज्य और दर्शन की शुरुआत होती है। सीमाओं की बात करें, साहित्य पक्षपात पूर्व हो सकता है, पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग पर अपना जोर दिया गया है। पुरातत्व सीमित हुई है, वैदिक काल के कम प्रमाण मिलते हैं, हमारी जानकारी कम मिलती है। पुरातात्विक रूप से साहित्य के आधार पर इतिहास लिखा गया है। काल निदान भाई, काल निदान एक विवादित है, समय सही से डिसाइड नहीं किया गया क्योंकि क्योंकि आपके साहित्यिक स्रोत में काल नहीं लिखा। अब आर्य विवाद क्या है? आपके यूनिट में दिया गया आर्य विवाद है क्या चीज़? देखो, यदि आपसे पूछे आर्य विवाद, देखो यदि आपको दिखाऊं मैं, देखो यहाँ पे आपको लिखा है आर्य विवाद, आपके टॉपिक में सीधा दिया गया है, देखा ना आर्य विवाद। अभी हमने क्या पढ़ा? वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का इंट्रोडक्शन देखा। आर्य विवाद पढ़ेंगे, राजनीति फिर सामाजिक संस्थाएं, राज्य संरचना, राज्य के सिद्धांत, वर्णों का उदय, सामाजिक स्तरीकरण, धार्मिक राजनीतिक विचार, लोह प्रौद्योगिकी परिचय, पूरा एक एक से पढ़ेंगे, पूरा एक एक से पढ़ेंगे टॉपिक हम लोग, ठीक है ना? आपके यूनिट में सिलेबस दिए गए हैं, ठीक है? चलो, तो आर्य विवाद पाते हैं, आर्य विवाद है क्या चीज़? तो आर्य विवाद का मतलब है कि भैया यहाँ पे अब सुनना, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका शुरू हो जाता है। अभी इंट्रोडक्शन था, मैं भटक रहा था, जल्दीबाजी में कर रहा था, अब प्यार से हम लोग बढ़ेंगे। तो आर्यवाद की बात आती है तो आपको मुख्य बात जो है आर्यों की उत्पत्ति को लेकर है, उनके मूल स्थान को लेकर है, भारत में प्रवेश को लेकर विद्वानों के बीच मत की बात की जाए तो वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। स्रोत क्या है आपके? भाई ऋग्वेदिक साहित्य, पुरातत्व पर बहुत कम मिलते हैं। ऐसा विज्ञान थोड़ा बहुत समझ में आता है कि भाषा शैली वहां से जुड़ती है। मुख्य सवाल है, क्या आर्य के मूल निवासी थे या बाहर से आए थे? आपका एक सवाल क्या बनता है, वे आर्य आर्य भारत के मूल निवासी थे या भारत से आए थे? इस बात को लेकर बहुत से सिद्धांतकारों ने क्या दिया सिद्धांत। अब कुछ देखो, आपने नाम याद रखे थे सिंधु घाटी सभ्यता में, आपने सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ था, पतन कैसे हुआ था, उद्भव के विभिन्न सिद्धांत आए थे, वहां पे कुछ नाम याद रखे थे, पतन के कुछ सिद्धांत आए थे, वहां पे नाम याद रखे थे। यहाँ पे अपने आर्यों के आगमन पर भी विभिन्न सिद्धांत है, उनके नाम याद रखने हैं। कौन ने क्या सिद्धांत दिया, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। आर्य आक्रमण की बात करें, आर्य आक्रमण के सिद्धांत की, तो प्रस्तावक कौन है भैया? मैक्स मूलर है और मॉर्टिमर व्हीलर है। मैक्स मूलर है और मॉर्टिमर व्हीलर है, ठीक है ना? आर आकवर्ड के सिद्धांत की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे क्या है? मैक्स मूलर और मॉर्टिमर व्हीलर, ठीक है? आर आकवर्ड के सिद्धांत कौन देते हैं? मैक्स मूलर, याद रखना, मैक्स मूलर और मॉर्टिमर व्हीलर। आर्यों को मध्य एशिया कुरगन क्षेत्र से भारत आए थे। आर्य क्या? आर्य आपके मध्य एशिया से भारत, इन लोगों ने बताया
भैया आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। और इन्होंने आक्रमण कर सिंधु सभ्यता को नष्ट किया था। इन्होंने आक्रमण कर सिंधु सभ्यता को नष्ट किया था। प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? प्रमाण में मिलता है कि ऋग्वेद में दास या दस्यु शब्द से युद्ध, हरूपिया का युद्ध अर्थात युद्ध की जानकारी मिलती है। और हरूपिया मतलब एक हरूपिया शब्द मिलता है और उससे हम अनुमान लगाते हैं, इसका मतलब हड़प्पा होता है कि हड़प्पा को हमने हराया, हरूपिया, ठीक है ना। हड़प्पा काल में जो कंकाल मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं हड़प्पा क्षेत्र में, हड़प्पा जो नगर था वहां से अव्यवस्थित कंकाल मिलते हैं, उससे हम अनुमान लगाते हैं कि युद्ध हुआ होगा, ठीक है ना। आपको लास्ट क्लास याद आ रही होगी यहाँ पे। भाषा की बात करें तो संस्कृत और इंडो यूरोपियन भाषा में समानता है। संस्कृत और इंडो यूरोपियन की कई भाषा के कई शब्दों में समानता देखने को मिलती है। इन तीनों आधारों पर हम बताते हैं, इन तीनों प्रमाणों के आधार पर ये लोग बताते हैं, मैक्स मुलर, मॉर्टिन म्यूलर, ये आर्य लोग भारत के मूलवासी नहीं, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। इनका टाइम पीरियड बताते हैं 1500 ईसा पूर्व को बताते हैं। प्रभाव क्या हुआ था इनके आगमन से? सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। लेकिन इस व्याख्यान की आलोचना हम कैसे करते हैं? भैया यदि युद्ध हुआ होता तो बहुत सारे कंकाल मिलते, बहुत संख्या में, बट इतनी संख्या में कंकाल नहीं मिले, बहुत कम मात्रा में कंकाल मिले हैं, ठीक है ना। युद्ध का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि युद्ध हुआ होगा। युद्ध का कोई स्पष्ट प्रमाण हमें नहीं मिलता कि युद्ध हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसकी आलोचना हो जाती है। तो आपको यहाँ पे याद रखना और क्या प्रमाण दिए वो याद रखना। शब्द मतलब किसने दिया ये पहला प्रस्ताव, सिद्धांत किसने दिया वो भी याद रख लेना, और क्या प्रमाण दिए वो याद रख लेना। दूसरा, आर्य प्रवास सिद्धांत। आर्य प्रवास सिद्धांत तो क्या होता है कि ये किसने दिया? जेपी मेलोरी, जेपी मेलोरी और कॉलिन रैनफोर्ड। बताया गया कि आर्य लोग मध्य एशिया से धीरे धीरे भारत प्रवास है, धीरे धीरे भारत में प्रवास किया। ऐसे अनुमान में भाषाई समानता इन लोगों ने बताया, प्रमाण दिए भाषाई समानता के रूप में कि इंडो ईरानी और इंडो यूरोपियन भाषा मैच होती है। इन्होंने क्या बताया कि आर्य लोग आए मध्य एशिया से, ईरान होते हुए भारत पहुंचे। आर्य लोग आए मध्य एशिया से और ईरान होते हुए भारत पहुंचे, ईरान होते हुए भारत पहुंचे, इसलिए इंडो ईरानी और इंडो यूरोपियन और भारतीय संस्कृत भाषा में समानता मिलती है। पुरातत्व की बात करें तो भूरे रंग के बर्तन जो हस्तिनापुर से मिले हैं वही मध्य एशिया ईरानी क्षेत्र से देखने को मिलते हैं। घोड़े और रथ, घोड़े रथ, हड़प्पा में घोड़े रथ नहीं मिलते हैं लेकिन वैदिक काल में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसके आधार पर इन्हें क्या होता है कि भैया आर्य लोग बाहर से आए थे। यदि ऐसे बोलते हैं कि यदि घोड़े रथ यहीं की देन होते, भारत की देन होते, तो हड़प्पा में वो चीज़ पाई जाती, बट हड़प्पा में नहीं पाई गई, इसलिए विदेश से वो लोग आए। इन्हें टाइम पीरियड क्या होता है? 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और प्रभाव वही क्या? क्रमिक रूप से, इन्होंने क्या बोला, एक साथ नहीं है, क्रमिक रूप से आए हैं। और हड़प्पा का पतन पर्यावरणीय कारणों से हुआ है, ठीक है ना। आलोचना बात की जाए, ये प्रवास का कोई पुरातात्विक स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। एक सिद्धांत था स्वदेशी आर्य सिद्धांत, मतलब आर्य लोग यहीं के थे, आर्य भारत के मूलवासी थे। ये 12 पूछा किसने दिया है आपका? बीबी लाल, एन एस राजाराम, डेविड फ्रॉली, डेविड फ्रॉली, बीबी लाल, एन एस राजाराम, डेविड फ्रॉली। प्रस्तावक कौन का? ये बीबी लाल, एन एस राजाराम, डेविड फ्रॉली, तीनों के नाम याद रख लेना। ये लोग बताते हैं भैया आर्य लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, आर्य भारत के ही मूल्यवासी है, आर्य भारत के ही मूल्यवासी है। और जानकारी कैसे देते भैया? प्रमाण देते हैं कि ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है, सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है, सप्त सैंधव की स्थानीय नदियों का उल्लेख मिलता है। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी वहीं रहते थे। सरस्वती, घग्गर नदी, घग्गर और हकरा नदी को सरस्वती माना गया है, इनका भी उल्लेख मिलता है। आपको पता है सरस्वती आर्यों की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। सरस्वती क्या आर्यों की सबसे पवित्र नदी मानी गई, आज ही प्रश्न आया था, ठीक है ना। और हड़प्पा वाले लोग भी वहीं रहते थे। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति में समानता मिलती है अग्निवेदियों के रूप में। भैया अग्निवेदियाँ कहाँ से मिलती है? कालीबंगा से अग्निवेदियाँ मिलती है हमें, मिलती कि नहीं? और आर्य लोगों में वेद 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 वगैरह होते हैं, वो यज्ञ वगैरह होते हैं, तो अग्निवेदी का प्रयोग होता है, तो कुछ समानता देखने को मिलती है। तो ये लोग बताते हैं इन आधारों पर कि भैया आर्य लोग यही भारत के निवासी थे, कि बाहर से नहीं आए हैं, ठीक है ना। समय की बात करते हैं तो टाइम पीरियड क्या? हड़प्पा से वैदिक तक 7 तत्व मतलब क्रम के अनुसार विकास होता है इस क्षेत्र में। प्रभाव, हड़प्पा का पतन आरंभिक आंतरिक कारणों से हुआ है, ना कि बाहरी कारणों से, ठीक है ना। आलोचना कि इन्होंने भाई भाषाई और अनुवांशिक अंतर को नजरअंदाज कर दिया है, ठीक है ना, नजरअंदाज कर दिया है। यहाँ पे और भी सिद्धांत, एक मिनट इसको देखो, ये पीडीएफ चेंज हो गई है। एक सिद्धांत और आता है आपका तिब्बत वाला, कि आर्य लोग तिब्बत से आए हैं, आर्य लोग तिब्बत से आए हैं। इसमें नहीं, चलो ठीक है,
देखो मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्लास होने वाली है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10 प्लस शब्दावली प्लस विशेष जो रह गया हो, विशेष जो रह गया हो, और एक क्लास आपकी पीवाईक्यू चली रही है। ये इतना टॉपिक आपको जून तक कवर करना है, पूरा जून 2025 के एग्जाम के लिए कवर करना है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको खुद कराऊंगा, टेंशन मत लो। जो विशेष रहेगा, मतलब जैसे आप एक सिद्धांत रहेगा तिब्बत से आगमन का, एक अपने भारतीय व्यक्तित्व, अब नाम है मेरे पास फैक्ट की थोड़ा नॉलेज हो जाता है। एक तिब्बतन व्यक्ति है जो बताते हैं कि आर्य लोग कहाँ से, बहुत अच्छा नाम, उनका नाम नहीं यार, क्या नाम उनका, लाला लाजपत राय या कुछ ऐसा नाम है, नहीं, जो बताते हैं कि आर्य लोग का आगमन तिब्बत से हुआ है। तिब्बत हिमालय को पार करके वो लोग भारत आए, ऐसा बताते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ रह गई है वो चीज़ आपको एक साथ क्लास में कवर कराई जाएगी, मैं लिखता जाता हूँ साथ में। तो यूनिट 1 से लेकर 10 तक सारी चीज़ आपको कराऊंगा, और शब्दावली जितनी दी वो आपको कराऊंगा। और जो चीज़ यहाँ पे रह रही है वो पीवाई को आप लोग करते चलें, पीवाई को आप लोग करते जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग करते जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, ठीक है ना। ये ध्यान देना। सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करें हम लोग, सांस्कृतिक प्रसार, तो आधुनिक विद्वान जे सफर, ये लोग क्या बोलते हैं कि आर्य संस्कृति भारत में बिना बड़े प्रवास के फैली है, बिना बड़े प्रवास के फैली है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति में मिश्रण, बर्तन और प्रतीक बताते हैं, स्वस्तिक वगैरह, स्वस्तिक वगैरह बताते हैं, भैया हड़प्पा में वही थे, यहाँ पे भी वही थे। व्यापार और संपर्क का प्रसार हुआ, व्यापार हुआ, संपर्क हुआ, इससे प्रसार हुआ, इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ भैया, आर्य संस्कृति फैली है, आर्य संस्कृति फैली है। बट वैदिक संस्कृति के उदय उदय अचानक अस्पष्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से आपके चार सिद्धांत हमने देखे, चार सिद्धांत हमने देखे, चार प्रमुख सिद्धांत आर्यों की उत्पत्ति के हमने देखे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि प्रमाण की बात करें तो साहित्यिक स्रोत से जानकारी मिलती है, ऋग्वेद, सप्त सेंधव प्रदेश, दास या दस्यु से उद्योग की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और घोड़ा और रथ की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। समर्थन की बात करें, बाहरी मूल को समर्थन करते हैं, आक्रमण प्रवास को समर्थन मिलता है। विरोध की बात करें तो स्थानीय नदियों का उल्लेख मिलता है, स्थानीय नदियों का उल्लेख मिलता है, इसलिए जो विदेशी आक्रमण वाले वो हैं उनका विरोध होता है किस बात से, स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांतों के द्वारा, ठीक है ना। पुरातत्व की बात करें तो क्या मिलते हैं, हड़प्पा के पतन के संकेत 1750 ईस्वी में मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं। वैदिक काल में यदि बात करें तो आपके जो चित्त दूसरे मृदभांड है वो हस्तिनापुर से मिलते हैं। लोहे का उपयोग आपको 1000 ईसा पूर्व में दिखता है। विवाद की बात करें तो हड़प्पा और वैदिक के बीच अंतर है। अदब हड़प्पा आपकी शहरी सभ्यता थी, वहीं वैदिक आपकी क्या थी, वैदिक आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। यदि पुरातत्व के आधार पर ये लोग सिद्ध कर रहे हैं, भगवता हड़प्पा क्या थी, आपकी शहरी थी, लेकिन वैदिक लोग क्या थे, ग्रामीण। यदि आप कहना चाहते हो कि भैया वैदिक लोगों ने, सॉरी हड़प्पा लोग ही वैदिक थे, तो फिर वैदिक संस्कृति में शहर क्यों नहीं दिखे, गांव क्यों दिखे, खेती क्यों नहीं दिखी, है कि नहीं, कांसे का उपयोग क्यों नहीं दिखा, बराबर ना। भाषा की बात करें तो इंडो यूरोपियन समानता दिख रही, संस्कृत अवस्थिकरण और आपकी ग्रीक भाषा में समानता दिख रही है, बाहरी मूल को समर्थन कर रही है। नहीं, भारत में स्वतंत्र विकास संभव भैया, भाषा आवागमन के साथ जो संपर्क हुआ है भारत में, आवागमन से जो संपर्क हुआ उससे भी तो भाषा का स्वतंत्र विकास हो सकता है ना, भाषा का स्वतंत्र विकास हो सकता है कि नहीं। चलो, वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन राजनीति, जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन राजनीति। तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की राजनीति में क्रमिक परिवर्तन दिखता है। स्रोत पता है आपको, वैदिक काल में कबीलों आधारित शासन था, वहीं उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्य अर्थात जनपद और राजतंत्र उभरे, जनपद उभरे, ठीक है ना। वैदिक काल की राजनीति की बात करें, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव, सिंधु और सहायक नदियां दिखती हैं, सिंधु और सहायक नदियां देखने को मिलती हैं, पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र से देखने, पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में देखने को मिलती है। मुख्य स्रोत ऋग्वेद हो गया। शासन की बात करें, हम नाम याद रखना है, शासन स्वरूप, शासन का स्वरूप कबीले के रूप में दिखता था, कबीले का एक राजा होता था, कबीले को जन कहते हैं, कबीले को जन कहते हैं, जो समाज का आधार होता था, समाज का एक आधार होता था कबीला, ठीक है ना। जैसे भरत जन, पुरुजन, तुषजन, ठीक है ना। राजा की बात करो, राजा होते थे, राजा कबीले का नेता होता था जो कि निर्वाचित होता था, सैन्य और धार्मिक भूमिका निभाता था। सैन्य भूमिका कैसे,
अपने कबीले की सुरक्षा करता था, अपने कबीलों की सुरक्षा करता था। शिकार में नेता के रूप में काम कर सकता था, युद्ध में नेता के रूप में काम करता था। जो भी आपके कबीले के लिए धार्मिक कृत्य होते थे, उसमें प्रधान की भूमिका निभाता था। ठीक ना? ऋग्वेद में राजा के लिए राजन शब्द का प्रयोग किया गया है, और परिवार कबीले के लिए विष का प्रयोग किया गया है। कबीले के लिए विष का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? राजनीतिक संस्थाओं की बात करें, राजनीतिक संस्थाओं की सभा, प्रमुखों की सलाह, प्रमुखों की जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, उनकी एक सलाहकार सभा होती थी, जो कि नीति निर्माण का काम करती थी। कहा जाए तो एक हिसाब से मंत्री परिषद की भूमिका निभाती थी, मंत्री परिषद की भूमिका निभाती थी। वही समिति की बात करें, सभा, समिति, विधत। समिति की बात करें तो आम जन की सभा होती थी, जो राजा का चुनाव करती थी और निर्णय में भाग लेती थी। तो राजा का चुनाव कौन करती थी? समिति करती थी। विदत की बात करें, विदत क्या करते थे भैया? एक धार्मिक सभा होती थी। यहाँ पे युद्ध में लूट लूट जो लूट मिलती थी, उसका वितरण कैसे किया जाए, इस पे चर्चा होती थी। ठीक है ना? ऋग्वेद में 10 लाख युद्ध की जानकारी मिलती है, सभा समिति की भूमिका की, विदत की भूमिका की जानकारी मिलती है। प्रशासन की बात करें, मुख्य गतिविधियां गायों के लिए होती थी। यदि प्रशासन की बात करें तो सैन्य गतिविधि किस लिए गायों के लिए होती थी? आपके युद्ध होते थे, गायों के लिए होते थे, जिसको हम गविष्ठी नाम से जानते हैं। सेनानी सेना का प्रमुख होता था, ग्रामीणी गांव का प्रमुख प्रमुख होता था, पुरोहित एक सहायक होता था जो कि राजा की सहायता करता। ठीक है ना? तो आपके प्रमुख अधिकारी यहाँ पे देखने को मिले। राज सदस्य युद्ध की जानकारी मिलती है। विशेषता की बात करें, लोकतांत्रिक तत्व मौजूद थे। क्यों भैया? सभा समिति में जन भागीदारी थी। सभा और समिति में क्या थी? जन भागीदारी देखने को मिल रही है। समिति में कबीले तक का शासन होता था। समिति क्षेत्र कबीले तक के शासन तक फैला हुआ था। ठीक है ना? शांतिपूर्ण युद्ध दोनों की स्थिति, शांतिपूर्ण स्थिति और युद्ध दोनों की स्थिति में सभा समिति भाग लेती थी। उत्तर वैदिक काल की राजनीति की बात करें, उत्तर वैदिक काल की राजनीति, अब देखो एक चीज आप सुन लो यहाँ पे। आपको लग रहा है मैं जल्दी भाग रहा हूँ, ये आपके जो पॉइंट दिए गए सभा समिति, यहाँ से सिंपल सादा प्रश्न आते हैं। अब प्रश्न कैसे आता है? पीवाई क्यू देखोगे ना, तो वहाँ पे एक बार एक्सप्लेन फिर से होना है, तो आपके वहाँ पे ये चीज़ जुड़ जाएंगी। ठीक है ना? वहाँ पे ये चीज़ आपकी जुड़ जाएंगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये चीज़ आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगी, ये आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगी, तो आपको कतई परेशान नहीं होना है। ठीक है ना? बस आपको ध्यान से सुनता चलना है, और कुछ लगे तो अपने हिसाब से कुछ पॉइंट लिखते जाना है। अन्यथा ये पीडीएफ आज आपको मिल ही जाएगी क्लास के बाद ग्रुप में, उसको आप फॉलो करना, समझना, याद करना। ठीक है? उत्तर वैदिक कालीन राजनीति की बात करें, यहाँ पे क्षेत्र क्या हो जाता है आपका? गंगा यमुना दोआ हो जाता है। कुरु, पांचल, कौशल, विदय जैसे आपको छोटे छोटे राज्य देखने को मिलते हैं। स्रोत की बात करें तो भाई सामवेद, अजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आपके अध्ययन के स्रोत होते हैं। शासन के स्वरूप की बात करें तो यहाँ पे राज्य दिख रहे हैं आपको। पहले आपको कबीले दिख रहे थे, अब आपको राज्य दिख रहे हैं। पहले जन थे, अब आपको जनपद दिख रहे हैं। फिर आगे जाके आपको महाजनपद दिखेंगे, आपको आगे जाके महाजनपद दिखेंगे। ठीक है ना? कुरु और पांचाल और कौशल जैसे आपको जनपद यहाँ पे देखने को मिल। राजा की स्थिति कुछ ना कुछ वंशानुगत हो जाती है। राजा की शक्ति बढ़ जाती है, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजा क्या कर रहा है? राजा यज्ञ इत्यादि कर रहा है, राष्ट्र यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। राजनीतिक संस्थाओं की बात करें, सभा और समिति का प्रभाव कम हो जाता है, और विधत लुप्त हो जाती है। विधत अब देखने को नहीं मिलती है। ठीक है ना? नए अधिकारी यहाँ पे देखते हैं। नए अधिकारी को भी, अब आपको राजा बड़ा हो गया, कर चाहिए, टैक्स चाहिए। ठीक है ना? कर चाहिए, टैक्स चाहिए। राजा महल में रखने रखे तो महल की देख रेख के लिए रुपये चाहिए। सेना रखे तो सेना के रुपये चाहिए। लेकिन अभी स्थायी सेना नहीं रखेगा, अभी भी अस्थायी सेना रहे। ठीक है ना? तो नए अधिकारी संग्रहित, मतलब कर संग्रह करने वाले, जब पूछा जाता है संग्रहित, कर संग्रह करने वाला। आगरदू, जो कर को वितरण कर, सब में युद्ध की जो चीजें होती हैं वो बांटता सबको। ठीक है ना? भाग देता। अर्थवेद में राजा की महिमा बताई गई, अर्थवेद में राजा की महिमा बताई गई है। ठीक है ना? राजा अपने आपको विशेष दिखाना चाह रहा है ना, तो अथर्ववेद में राजा की महिमा बताई गई। प्रशासन की बात करें तो सैन्य प्रशासन में रथ, लोहे के हथियार प्रयोग होने लगे। लोहे के हथियार आपको बता दूं, उत्तर वैदिक काल में जैसे ही लोहे का आगमन होता है, तो ये लोग कृषि से ज्यादा युद्ध में इसका प्रयोग करते हैं। कृषि की जगह पे युद्ध में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? कृषि की जगह पे युद्ध में इसका प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्षेत्र, यज्ञों का प्रयोग बढ़ गया, जैसे अश्वमेध यज्ञ। जनपदों का उदय हुआ, और धीमे धीमे हम लोग बाद में महाजनपद की ओर कन्वर्ट हो रहे थे। विशेषता राजतंत्रात्मक, राजा का वर्चस्व बढ़ने लगा। केंद्रीकरण, बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण होने लगा। धार्मिक प्रभाव, यज्ञों से वैधता। क्या वैदिक काल में आपको बताओ, वैदिक काल में राज्य जो होते थे, या जन जो होते थे, कबीले जो होते थे, क्या वहां पे भूमि स्वामित्व था? नहीं, वहां पे सामूहिक भूमि स्वामित्व की अवधारणा थी। वहां पे किसी राजा का किसी भूमि विशेष पर, क्षेत्र विशेष पर शासन नहीं होता था। ये आपकी भूमि पर शासन करने की अवधारणा उत्तर वैदिक काल से आती है। क्या?
भूमि पर, क्षेत्र पर शासन करने की अवधारणा कब से आती है? उत्तर वैदिक काल से आती है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 सेकंड रुकना। यहाँ पे दोनों में अंतर दिया गया है, वैदिक और उत्तर वैदिक राजनीतिक तुलना। देखो ऐसा होता है, कॉल आ गया, स्टूडेंट का ही कॉल था। इस 40 मिनट लेके गया है, सिर्फ पूरे 40 मिनट। आसन और ऐसे में क्या होता है, पूरा रूटीन रिदम टूट जाता है। एक कॉल नहीं उठा तो कंटिन्यू 5-6 कॉल आ जाते हैं, तो उठाने पड़ते हैं फिर आपके कॉल। पूरे 40 मिनट लेके 40 मिनट, समझ रहे हो कितनी बड़ी कीमती। वैदिक उत्तर वैदिक काल की राजनीति की तुलना करें यहाँ पे वैदिक काल में राजा कबीलाई समाज था यहाँ पे। यहाँ पे तो आपको जनपद देखने को मिल जाते हैं। निर्वाचित राजा था, यहाँ पे राजा के पास वंशानुगत हो गया। सभा समिति विदत, यहाँ पे सभा समिति कमजोर हो गई। नए अधिकारी देखने को मिले, विदत यहाँ पे लुप्ति हो जाती है। अब सैन्य प्रदेश, गंगा यमुना दोआब। सैन्य और धार्मिक प्रशासन, यहाँ पे सैन्य और यज्ञाधारित प्रशासन। दसराग युद्ध जानकारी मिलती है, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। ठीक है ना? चलो आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो महत्व की बात करें राजनीति की, वैदिक काल में प्रारंभिक लोकतांत्रिक शासन की नींव पड़ी है। लोकतांत्रिक शासन को चुनाव के आधार पर शासन हो रहा था कि नहीं? फिर राष्ट्र और सभी लोग मिलकर भागीदारी, सभी लोग मिलकर डिसीजन ले रहे थे। उत्तराधिकार काल में राजतंत्र और महाजनपदों का आधार तैयार हुआ। सीमाओं की बात करें तो साहित्यिक पक्षपात वही पुरोहित और राजा पर जोर। ठीक है, लिखित शासन में नियम नहीं। पुरातत्व और साहित्य पर निर्भर, पुरातत्व पर निर्भर कम होते हैं, साहित्य पर निर्भर ज्यादा होते हैं। ठीक है ना? वैदिक काल की सामाजिक संस्थाएं, एक एक पॉइंट मैंने आपको रखा है, वहाँ पे सामाजिक संस्थाओं की बात करते हैं। तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं उस समय की संगठन और जीवन शैली को दर्शाती हैं, उस समय की संगठन और जीवन शैली को दर्शाते हैं। आप देखते हो वैदिक काल में जो समाज था, कबीलाई समाज था और सरल समाज था। या उत्तर वैदिक काल में जो समाज होता है जटिल हो जाता है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो जाता है और स्थायी बस्तियां यहाँ पे देखी जाती हैं, स्थायी बस्तियां यहाँ पे देखी जाती हैं। यदि वैदिक काल में परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार होता था। पितृ सत्तात्मक समाज था, पितृ सत्तात्मक समाज था। परिवार के जो पिता होता था इसको कुलपति कहते थे। प्रधान को कुलपति कहते थे, जो कि परिवार का मुखिया होता था। परिवार के मुखिया को क्यों कुलपति कहते थे? महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वैदिक काल में महिलाओं में स्वतंत्रता थी, यज्ञ में भाग लेती थी। लोपामुद्रा, घोषा और विश्वस्वरा जैसी हमें क्या विदुषी महिलाएं देखने को मिलती है। इन तीनों नाम को याद रखना, बार बार पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में परिवार और स्त्री ऋषियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में परिवार और स्त्री ऋषियों का उल्लेख देखने को मिलता है। स्त्री ऋषि कौन सी? लोपामुद्रा, घोषा और विश्वस्वरा। कबीलों की बात करें यदि ऋग्वेदिक काल में तो कबीला समाज थी। बिस को कबीला कहते हैं, जन समुदाय को कहते हैं और कुल परिवार को कहते हैं। ठीक है ना? संगठन कबीला आधारित थे, एकता और युद्ध में सहयोग करते थे। एकता होती थी और युद्ध में सहयोग करते थे। ठीक है ना? आपको दसरा का युद्ध दिख रहा होगा, भरत का और त्रिस्तु कबीला। त्रिस्तु, इसको तो तूतु भी, तुस्तु ऐसा भी लिखते हैं। उसको ऐसा भी पूछा गया है। ये भरत के वंशज थे, भरत के वंशज थे आपको। ठीक है ना? आपको पेपर पूछा गया है, जो दसरा का युद्ध हुआ था उसमें जो भरत थे, भरत दसरा के युद्ध में जो भरत थे, त्रिस्तु थे, किस कबीले से संबंध थे? तो त्रिस्तु कबीले से। भरत जन जो थे आपके, भरत जन किससे संबंध? त्रिस्तु कबीले से। त्रिस्तु कबीले से पूछा गया आपसे, पीवाईक्यू है। मैंने क्या बोला? आपका कंटेंट पीवाईक्यू के आधार से बनाया गया है, बट थोड़ी लैंग्वेज अलग रखी है। इसलिए रखी है, यदि आप इस क्लास को सुनते हैं और इस पेपर को देखते हैं, इस जानकारी को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं, तो आपके एग्जाम में आपका आंसर बन सके। ठीक है ना? एक एक पॉइंट वहां से मिलता है। त्रिस्तु कबीला पेपर में आपका आया हुआ है, आज ही हमने सॉल्व कराया है। सामाजिक विभाजन की बात करें तो प्रारंभिक आर्य देखने को देखते हैं। आर्य जो होते हैं, आर्य विजेता होते हैं, दास दस्यु पराजित होते हैं। ठीक है ना? कोई कठोर व्यवस्था नहीं थी वैदिक काल में, व्यवसाय आधारित था जीवन। ऋग्वेद में वर्ण का सामान्य अर्थ था। ठीक है ना? वर्ण मतलब सामान्य, मतलब कि व्यवसाय आधारित, कर्म आधारित। ऋग्वेद में वर्ण का सामान्य अर्थ क्या था? व्यवसाय यानी कर्म आधारित समाज थी। यहाँ पे धर्म आधारित या जाति आधारित नहीं थी, अभी सिर्फ कर्म के आधार पर विभाजन था। ठीक है ना? ऋग्वेद में दासों का उल्लेख मिलता है। विवाह की बात करें तो एक विवाह प्रचलित था। एक विवाह मतलब सिंगल पत्नी विवाह, यहाँ बहुपत्नी विवाह नहीं होता था। बहु बहु विवाह मतलब बहुत सारी पत्नियों के साथ जो विवाह था, दुर्लभ, बहुत कम देखने को मिलता था। दहेज प्रथा नहीं थी। अनुलोम विवाह का संकेत, दहेज प्रथा का और अनुलोम विवाह का संकेत मिलता है। अनुलोम विवाह में क्या होता है? पुरुष वर्ग उच्च जाति का होता है, महिला वर्ग निम्न जाति की होती है। ठीक है ना? निम्न कुल से होती है।
ऋग्वेद में विवाह सूक्त की जानकारी मिलती है, ऋग्वेद की विवाह सूक्त से जानकारी मिलती है। शिक्षा की बात करें तो मौखिक शिक्षा थी, गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही थी। मंत्र और यज्ञ विधि के माध्यम यहाँ पे विषय थे। मंत्र विषय क्या थे आपकी? मंत्र और यज्ञ विधि, ठीक है ना। मंत्र और यज्ञ विधि यहाँ पे विषय थी वैदिक काल में। वही उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, तो यहाँ पे परिवार यहाँ पे भी संयुक्त परिवार था। पितृ सत्तात्मक समाज थी। महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई, यज्ञ से बाहर हो गई, शिक्षा सीमित हो गई। शतपथ ब्राह्मण में स्थिति की स्त्रियों की गौड़ भूमिका थी। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया स्त्रियों के बारे में, ठीक है ना। फिर से पूछा गया है कि किस ग्रंथ में स्त्रियों की भूमिका के बारे में बताया गया? उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है ना। यहाँ पे 4 वर्ण आते हैं, जन्म आधारित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण में पुरोहित, क्षत्रिय में योद्धा, वैश्य में किसान और व्यापारी, शूद्र में सेवक आपके हो जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका जो पुरुष सूक्त दिया गया है, उसमें बताया गया है कि चारों वर्ण आपके हैं ब्रह्मा के शरीर से उपजे हैं, ब्रह्मा के शरीर से उपजे हैं। आपके जो आँख, कान, नाक, सिर से आपका ब्राह्मण, दिमाग से आपका ब्राह्मण आया है। आपकी भुजाओं से आपका क्षत्रिय को मानते हैं, योद्धा आया है। आपके जो शरीर है, शरीर से आपके वैश्य को मानते हैं। आपके जो पैर हैं, जांग है, जांग के नीचे से आपको शूद्रों को मानते हैं, ठीक है ना। विशेषता क्या थी? जन्म आधारित बढ़ गई, कठोरता बढ़ी। विशेषता क्या है? 4 वर्ण तो जन्म आधारित हो गया, कठोरता बढ़ी। पहले व्यवसाय आधारित थे। अर्थवेद में शूद्र का उल्लेख किया गया, अर्थवेद में शूद्र का उल्लेख किया गया। जाति प्रथा की बात करें तो व्यवसाय से अब जन्म आधारित विभाजन हो गया। पहले व्यवसाय पर था, अब जन्म आधारित विभाजन हो गया। ब्राह्मण ग्रंथों में गोत्र और उपजातियां देखने को मिलती हैं। विवाह क्या? विवाह वही विवाह एक सामान्य विवाह था, ठीक है ना। एक विवाह सामान्य था, वहीं बहु विवाह बढ़ा। और धनी वर्ग में बहुपत्नी प्रथा बढ़ी कि भैया हमें एक से अधिक पत्नियां रखनी है, इसमें राजा और धनी वर्ग में, ठीक है ना। अनुलोम विवाह यहाँ पे होता था, और प्रतिलोम विवाह भी देखा गया कुछ मामले, हालांकि विवादित है, अभी होता था कि नहीं होता था पता नहीं है, बट विवादित है। अनुलोम विवाह होता था उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की स्थिति। शतपथ ब्राह्मण में विवाह के नियम दिए गए हैं। आप यहाँ पे सूत्र पढ़ोगे, ग्रह सूत्र होते हैं, सौत सूत्र होते हैं, धर्म सूत्र होते हैं आपके। ये जब सूत्र पढ़ोगे सूत्र साहित्य में, तो आपको समझ में आएंगी ये चीजें। शिक्षा की बात करें तो गुरुकुल प्रणाली यहाँ पे शुरू हो गई थी। औपचारिक शिक्षा, वेद, ज्ञान, यज्ञ और दर्शन, उपनिषद की शिक्षा आपको दी जाती थी। छांदोग उपनिषद, बृहद अनारक उपनिषद आप देख सकते हो, इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है ना। यदि समाजों की तुलना करें, वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल के समाज की तुलना करें, तो यहाँ पे देखो परिवार संयुक्त यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे महिलाओं की स्थिति स्वतंत्र है, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति गौण हो गई है। पितृसत्तात्मकता है। कबीले, विश्व जन थे, यहाँ पे वर्ण और जाति का वर्णन हो गया, संगठन वर्ण और जाति आ गए। यहाँ पे कबीला आधारित समाज थी, यहाँ पे वर्ण और जाति आधारित समाज हो गई। प्रारंभ में वर्ण जो वर्ण व्यवस्था थी प्रारंभिक थी, व्यवसाय आधारित थी। यहाँ पे वर्ण आपके प्रॉपर 4 वर्ण देखने लगे और जन्म आधारित दिखने लगे। हालांकि अब इतनी कठोरता नहीं आई 3 लोगों में। विवाह की बात करें तो एक विवाह साधारण, यहाँ पे बहुविवाह और नियम जटिल हो गए। यहाँ पे मौखिक शिक्षा यहाँ पे मौखिक चल रही थी, और मंत्र की शिक्षा दी जा रही थी। यहाँ पे आपकी गुरुकुल आधारित हो गई थी, दर्शन आधारित हो गई थी। मतलब यहाँ पे आप विभिन्न स्कूल देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, गुरुकुल देखने को मिलते हैं, ठीक है। यदि महत्व की बात करें तो वैदिक काल में सरल कबीले आधारित समाज थी। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था का उदय हुआ, और आधुनिक समाज में जाति व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। इसका आधार, आधुनिक समाज की जाति व्यवस्था का आधार उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हो जाता है, ठीक है ना। महिलाओं की स्थिति देख सकते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संस्थाएं पढ़ी चुके हैं इनको तो हम लोग, सामाजिक संस्थाओं को। यहाँ पे दोहरा टाइप हो गया है। तेरे चल भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ? चलो अब आते हैं राज्य के सिद्धांत। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राज्य के सिद्धांत क्या थे? वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में राज्य के सिद्धांत क्या थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राज्य की अवधारणा कबीले से लेकर राजतंत्र तक विकसित हुई। पूरे वैदिक काल में राज्य की अवधारणा कबीले से लेकर राजतंत्र तक विकसित हुई, ठीक है ना। राज्य के सिद्धांत आधुनिक अर्थों में नहीं, बल्कि सामाजिक धार्मिक संदर्भ में व्याख्यात हैं। उस समय में जो राज्य के सिद्धांत थे, आपके जो आज के संदर्भ में ना, लोकतांत्रिक समाज, राष्ट्रवादी समाज, साम्यवादी समाज, ऐसे नहीं थे। उस टाइम पे धर्म के आधार पर आपके राज्य के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती थी, ठीक है ना। जैसे वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में राज्य की प्रगति कैसी थी? कबीले आधारित थी। अर्थात जन और विश्व मुख्य इकाइयां होती थी। जन और विश्व मुख्य इकाइयां होती, जन मतलब कि समुदाय, विश्व मतलब कि कबीला। राज्य का कोई स्थायी ढांचा नहीं था। यहाँ पे राज्य का कोई स्थायी ढांचा नहीं था। राजन, राजा का निर्वाचन होता था, जो कि सैन्य नेता होता था, समुदाय का रक्षक होता था, और धार्मिक प्रधान के रूप में काम करता था। प्रमाण की बात करें तो ऋग्वेद में दशराज युग की बात मिलती है, यहाँ पे राजा नेतृत्व करता है। उत्पत्ति के आधार, सामाजिक आवश्यकता। भाई उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति कैसे? सामाजिक आवश्यकता बढ़ी। कैसे बढ़ी हुई है सामाजिक आवश्यकता? कैसे बढ़ी? जैसे ही पशुधन की सुरक्षा की बात आई, तो पशुधन की सुरक्षा के लिए नीति बनाना, योजना बनाना, एक डिसीजन लेना, किसको जिम्मा सौंपा जाए? एक व्यक्ति को चुन लिया जाता था, भाई हम तुम्हें काम बताए, तुम्हें ऐसे काम करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से
आपको क्या उत्पत्ति कैसे बढ़ी? सामाजिक सुरक्षा का अब भाई सामाजिक कबीलाई समाज थी, कबीलाई समाज थोड़ा बहुत विकास हुआ, सब लोग साथ में रह रहे हैं, कोई किसी की बीवी-बच्चे को छेड़ रहा है। सुनना एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोई किसी की बीवी-बच्चे को छेड़ रहा है, कोई किसी के पशु चोरी कर ले रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार दे रहा है आके। तो एक नैतिक नियम भी तो चाहिए भई ऐसा कांड ना हो। कम से कम हमारे कबीले में तो ऐसा ना हो, एक-दूसरे कबीले आपस में लड़ते रहें, बट हमारे कबीले के अंदर ऐसा ना हो। हमें एक प्रमुख व्यक्ति जो डिसीज़न ले, भैया तुमने ऐसा किया तो गलत है कि सही है? डिसीज़न लेने वाला एक प्रमुख व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उत्पत्ति का आधार क्या हो गया? सामाजिक आवश्यकता। अब बता एक चीज़ बताऊँ, जिसने पहले कभी इतिहास पढ़ा होगा, उसको ये बातें समझ में आ रही होंगी। जिसने कभी इतिहास पढ़ा होगा, उसको ये बातें समझ में आ रही होंगी। क्योंकि मैं अभी सिर्फ़ स्पीड में जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि यूनिट 10 तक हमें पूरा खत्म करना है 30 दिन में। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी यूनिट 10 तक खत्म, एक-एक पॉइंट खत्म। यदि ऐसा होता कि भई आपको पता है आप मैराथन कहीं से भी देखना, कहीं भी आपको कहीं जाओगे ना, तो 226 पेज के पूरे नोट्स ही आपको मिले। यहाँ पे 226 पेज की सिर्फ़ 1 यूनिट आपको दिखाई दे रही है। क्यों? तो एक ही पॉइंट को, एक ही कॉन्सेप्ट को 3 से 4 बार रिपीट किया गया जिससे आपको याद हो जाए, अलग-अलग तरीके से, है ना? आपकी एक रिवीजन सीरीज़ ही चल रही है, समझो रिवीजन के लिए आपका काम चल रहा है यहाँ पे। बाकी आपकी जो टू द पॉइंट रैपिड रिवीजन सीरीज़ है या वहाँ देखते हो, तो आप बहुत स्लो आराम से हम लोग चले चल रहे हैं। हो जाएगा 1 साल में अपना, है कि नहीं? 26 तक के एग्ज़ाम के लिए अपना हो जाएगा वहाँ पे कवर। लोकतांत्रिक तत्वों की बात कर रहे थे हम, लोकतांत्रिक तत्वों की बात करें, सभा और समिति से राजा का चयन, सभा और समिति से राजा का चयन होता है। प्रमाण की बात करें तो गविष्टि, रायों के युद्ध होता है। शासन के सिद्धांत क्या थे? शासन के सिद्धांत, अब सुनना यहाँ पे, धर्म और रीत, धर्म और रीत, राजा का कर्तव्य रीत अर्थात वैश्विक व्यवस्था बनाए रखना था। और इंद्र जो आपका था ऋतुओं का देवता, सॉरी, आपका जो एक ऋतुओं का देवता होता है वरुण, ध्यान रखना। सहायता में पुरोहित होता था और सेनानी होता था। फिर दो इंद्र और वरुण से प्रार्थना करते थे, इंद्र और वरुण से प्रार्थना करते थे, भैया हमें लड़ने की शक्ति देना। इंद्र से क्या लड़ने की शक्ति मानते हैं, और वरुण से वैश्विक व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है ना? विशिष्टता की बात कर रही थी वैदिक काल में, तो अस्थायी और युद्ध केंद्रित राज व्यवस्था थी, अस्थायी थी और युद्ध केंद्रित राज व्यवस्था थी। जैसे युद्ध की बात होगी तभी एक राजा चुन लिया जाएगा। सभा और समिति की जन भागीदारी थी, कोई केंद्रीकृत राज नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आते हैं, यहाँ पे देखना क्या होता है। उत्तर वैदिक काल में आपको मोनार्की दिखती है, राजतंत्र दिखता है, आपको बड़े क्षेत्रीय राज, मतलब आपको अब यहाँ पे क्या भूमिगत राज दिखेंगे, मतलब आपको भूमि पे देखेंगे तो स्थायी राज दिखेंगे। राजा का पद वंशानुगत हो जाएगा। यहाँ पे राजसू यज्ञ, राजाभिषेक के समय अश्वमेध यज्ञ आपका प्रभुत्व बढ़ाने के लिए दिखने का, गुरु पंचाल जैसे आपको राज देखने को मिलेंगे। उत्पत्ति के आधार क्या होंगे, अब ये देवीय सिद्धांत हो जाएंगे। राजा को अब ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाएगा, राजा को क्या ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में राजा की देवी शक्ति का उल्लेख किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में राजा की देवी शक्ति का उल्लेख किया गया है। समाज की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए, सामाजिक संविदा के लिए राजा की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा, ये समाज की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए राजा की आवश्यकता है। ठीक है, शासन के सिद्धांत की बात करें तो धर्म आधारित, राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना और यज्ञों से उसको राजा को वैधता मिलती है। धर्म की, राजा का कर्तव्य क्या है, प्रजा की रक्षा करना है, और यज्ञ के माध्यम से राजाओं को वैधता मिलती है। हाँ, राजा बड़े हैं, राजा विशेष है, अपना विशेष है। राजस्व यज्ञ उसके अभिषेक के समय पे हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ उसका प्रभुत्व बढ़ाने के लिए हो रहा है कि नहीं? कुछ अधिकारी भी यहाँ पे होते थे, एक संग्रहित जो कर इकट्ठा करता था, ऊपर पढ़ चुके हो, भागदू जो कि कर का वितरण करता था, रत्निक जो कि आपके सहायक होते थे। रत्निक पूछा गया क्या होता है? सहायक होते थे। अथर्ववेद में राजा के कर्तव्यों का उल्लेख देख लो, अथर्ववेद में आपके राजा के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में आपको राजा के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में क्या बताया गया है? राजा की देवी शक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है ना? विशेषताओं की बात करें तो आप एक केंद्रीय और स्थायी आपको राज्य देख रहे हैं। सभा समिति कमजोर हो रही है, राजा का वर्चस्व बढ़ रहा है, क्षेत्रीय विस्तार और कर संग्रह हो रहा है यहाँ पे, है ना? राज्य के सिद्धांतों की यदि तुलना करते हैं वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, तो देखो सुनना यहाँ पे कबीले वैदिक काल में प्रकृति जैसी कबीला थी और निर्वाचित राजा था। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र आ गया और वंशानुगत हो गया। उत्पत्ति युद्ध और आवश्यकता के आधार पर उत्पत्ति हुई। यहाँ पे राजा की उत्पत्ति ऐसी देवी सिद्धांत के आधार पर, संविदा के आधार पर। संस्थाओं की बात करें, सभा समिति विदत, यहाँ पे स्थिति कमजोर हो गई है। कुछ अधिकारी वर्ग अलग से दिखने लगे हैं, राजा की सहायता के लिए अधिकारी अलग से दिख रहे हैं। आधार रित और धर्म था, यहाँ पे धर्म और यज्ञ हो गया है। और यहाँ पे वैश्विक व्यवस्था से मतलब नहीं है, यहाँ पे यज्ञ हो गया आगे। यहाँ पे उदाहरण दे लो, दसराग युद्ध और अश्वमेध यज्ञ, आपको समझ में आ रहा है ना? ये आपको क्यों, आपको गौ के लिए लड़ रहे, ये गौ के लिए,
तो गाय के लिए युद्ध लड़े जा रहे हैं, यहाँ पे किसके लिए? अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए, जमीन पर प्रभुत्व, क्षेत्र विस्तार के लिए। अश्वमेध यज्ञ होता क्या है? अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जाता है और वो घोड़ा जहाँ जहाँ से जाता है उस क्षेत्र में राजा का प्रभुत्व माना जाता है, और जिस व्यक्ति ने उसको रोक लिया, जिस व्यक्ति ने घोड़ा को रोक लिया, समझ लेना वहाँ पे क्या कांड है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि किसी व्यक्ति ने घोड़े को रोक लिया, यदि किसी व्यक्ति ने घोड़े को रोक लिया, उसने राजा के प्रभुत्व को चुनौती दी है, और उसे राजा से क्या करना पड़ेगा बेटा? युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वैदिक काल में लोकतांत्रिक सिद्धांत दिख रहे हैं, सैन्य सिद्धांत दिख रहे हैं, ठीक है ना? और उत्तर वैदिक काल में देवी सिद्धांत दिख रहे हैं हमारे लिए, ठीक है ना? राजा प्रजा का पारस राजा प्रजा और राजा का पारस्परिक दायित्व दिख रहा है राज्य की रक्षा हेतु। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कौशाम्बी राज्य किलेबंदी हो रही है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना? उत्तर वैदिक काल से ही आगे जाके राजतंत्र तो महाजनपदों की नींव पड़ती है, ठीक है ना? अब वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में वर्णों का उदय कैसे हुआ? जो वर्ण व्यवस्था है आपकी, वर्ण व्यवस्था उदय कैसे हुआ, देखते हैं भैया। देखो, जो पेशेंस रख रहा होगा उसको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा होगा, जो पेशेंस नहीं रख रहा होगा वो यहाँ पर भटकेगा। इसलिए पेशेंस का बात है भाई, पेशेंस रखो, सब मिलेगा आपको धीमे धीमे, सब इसमें रखा गया इस कंटेंट में, ठीक है ना? सिर्फ इस ऐसा बनाएगा प्रीव्यू। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्रोनोलॉजी। मैं देख रहा था कुछ टीचर्स ने क्रोनोलॉजी की पीडीएफ शेयर की, मैं तो उतना बड़ा विशेषज्ञ हूँ नहीं भाई, मेरे को नहीं पता क्रोनोलॉजी क्या होती है, कालक्रम जो आपके पढ़ाते हैं कालक्रम। तो उन्होंने क्या किया, पाषाण काल से लेकर पूरे आपके आधुनिक काल तक की हर चीज़ की एक ही पीडीएफ बना के शेयर कर दी। फिर मैंने आपसे क्या बोला? अधिक क्रोनोलॉजी, हमें क्रोनोलॉजी आपको याद कब होगी? अधिक क्रोनोलॉजी को हम लोग पेपर के आधार पर बनाते हैं। कैसे? भैया मैंने आपको क्या करूँगा, विदेशी यात्रियों के आगमन की क्रोनोलॉजी अलग दे दूंगा, विदेशी यात्रियों के आगमन की क्रोनोलॉजी आपको अलग दे दूँ, आपको याद करने में आसानी होगी। मैं आपको क्या करूँ, जो विभिन्न युद्ध हुए हैं, जो पूरे इतिहास में युद्ध हुए हैं, उन युद्ध की क्रोनोलॉजी आपको अलग से दे दूँ, ठीक है ना? मैं आपको शासक जो आपके हैं गुप्त काल के, मौर्य काल के, दिल्ली सल्तनत के, मुगल सल्तनत के, इनके चारों के मुख्य मुख्य के आपके क्रोनोलॉजी दूँ, विजयनगर के, बहमनी के, इनके शासकों की क्रोनोलॉजी अलग अलग से आपको दे दूँ। आपको याद करने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? वही मैं आपको क्या करूँ, जो विदेशी कंपनियाँ आई हैं, उनका आपको क्रोनोलॉजी दे दूँ आपका, ठीक है ना? जो विदेशी यूनानी, ग्रीक आए हैं, उनका आपको क्रोनोलॉजी अलग से दे दूँ। शिवाजी महाराज के क्या-क्या कांड, मतलब क्या-क्या उन्होंने कृत्य किया, क्या कांड किया, क्या उन्होंने युद्ध किए, क्या उन्होंने प्रवृत्तियाँ अपनाई हैं, उसकी दे दूँ। किसी विशेष जो आपके विशेष शासक हुए हैं, उनकी जो आपकी क्या बोलते हैं, उनकी नीतियाँ रही हैं, उन नीतियों में क्या-क्या रहा है, उनकी जैसे एमबीटी की नीति पूछी जाती है क्रोनोलॉजी क्रम में, उसकी क्रोनोलॉजी अलग से दे दूँ। मतलब आपको क्या करूँ, रहेगा तो एक ही पीडीएफ, बट उसमें अलग-अलग टॉपिक वाइज़ क्रोनोलॉजी दे दूँ। आपको वो पढ़ना आसान होगा, आप बताना। यदि मैं आपको क्रोनोलॉजी देता हूँ, टॉपिक वाइज़ क्रोनोलॉजी मैं आपको दे दूँ, क्या मैं आपको सीधे उठा के एक साथ लिख के दूँ, क्या आपको आसान होगा? आपको उसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ देखो, फिर से बता दूँ मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ, पढ़ना कैसे आसान होता है, बात समझना, पढ़ना कैसे आसान होता है। जैसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं किसकी? बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्रोनोलॉजी की। पढ़ना कैसे आसान होता है, बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ क्या, क्रोनोलॉजी की। मैं बोल रहा हूँ, यदि मैं आपको यदि मैं आपको क्या करूँ, यदि मैं आपको पुरापाषाण काल से लेके पूरी आधुनिक भारत तक की क्रोनोलॉजी एक साथ दे दूँ, आपको अट्रैक्टिव तो दिखेगा, आपको मज़ा आएगा, अरे पूरी क्रोनोलॉजी एक साथ मिल गई। ये पढ़ना यदि आसान बनाना तो कैसे आपको योगदान होगा? यदि आपको पढ़ना है क्रोनोलॉजी आसान बनानी, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? आपको युद्ध की अलग से क्रोनोलॉजी पढ़ो पढ़ो आप, आसान हो जाएगी। जो शासक वर्ग रहे हैं आपके गुप्त काल में, मौर्य काल में, ठीक है ना? आपके दिल्ली सल्तनत में, आपके वाकटक वंश में, आपके बहमनी विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है ना? मराठाओं में जो आपके शासक रहे, पेशवा रहे, इनकी क्रोनोलॉजी अलग-अलग से पढ़ो, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। जो प्रमुख आपके विदेशी यात्री आए हैं, इनकी क्रोनोलॉजी आप अलग से पढ़ो, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। जो प्रमुख ग्रंथ रहे हैं, किस काल में लिखे गए हैं, इनकी क्रोनोलॉजी पढ़ो, अलग से आपको आएगा। यदि इतिहास की जो विचारधारा है, सबाटनवाद इत्यादि चीज़ें, ठीक है ना? वो पढ़ने में मज़ा आएगा आपको अलग से। मतलब कहने का है कि आपको क्रोनोलॉजी पढ़ने में कब मज़ा आएगा, जब ये चीज़ अलग-अलग मिले आपको। और ऐसी जानकारी मुझे कहाँ से मिली कि ऐसा पढ़ने में मज़ा आएगा?
ऐसी जानकारी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिली है। क्यों पीवाईक्यू में इसी तरीके से पूछा गया अलग-अलग, कोई कॉमन नहीं पूछा जाता है। वही आप लोग 1000 बार क्रोनोलॉजी रट ले तब भी आप गलत होती क्यों? तो आप उसको टॉपिक वाइज़ नहीं पढ़ते हो। ऐसे आप लोग क्या करते हो, आप पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो बट आपके क्वेश्चंस गलत होते क्यों? तो आप उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं पढ़ते हो। मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी से तुलना की जाए यदि यूजीसी नेट के सिलेबस की ना, तो यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया गया है। एक-एक पॉइंट आपको दिया गया है सिलेबस में, है कि नहीं? एक-एक पॉइंट आपको सिलेबस में दिया गया है और इस एक-एक पॉइंट के आधार पे आपको पढ़ना है। चलो, तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में वर्णों के उदय की बात करें हम लोग, तो भारतीय वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की एक मूलभूत सामाजिक संस्था है। एक मूलभूत सामाजिक संस्था है, जिसकी उत्पत्ति वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल क्रमिक रूप से देखने को मिली। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? व्यवसाय आधारित थी और उत्तर काल में जन्म आधारित हो गई और कठोर बन गई। देखते हैं हम लोग। प्रारंभिक अवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था की प्रारंभिक अवस्था था वैदिक काल में। सामाजिक विभाजन आर्य और अनार्य के रूप में था। आर्य और अनार्य के रूप में था। आर्य जो विजेता वर्ग थे, अनार्य जो पराजित दास और दस्यु के रूप में दर्शाए गए। ठीक है ना? वर्ण का अर्थ यहाँ पे रंग या समूह से होता था। वर्ण का अर्थ यहाँ पे रंग से। भाई आर्यों की चमड़ी सफेद होगी, गोरी चमड़ी, और अनार्यों की काली चमड़ी। समूह भाई आर्य के हैं, अनार्य के हैं। मतलब ऋग्वेद में सामान्यतः वर्ण का अर्थ रंग या समूह के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? ऋग्वेद में दास और आर्य का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य का उल्लेख नहीं मिलता है। व्यवसाय की बात करें तो कोई 4 वर्ण नहीं थे, बल्कि कार्य आधारित समूह थे। पुरोहित था, योद्धा था और उत्पादक था। ऋषि, राजन, ऋषि और राजन, ठीक है ना? और वैश्य। यहाँ पे विप्र शब्द का मतलब ऋषि होता है, छत्र शब्द का मतलब शक्ति होता है। देखो ऋग्वेद में विप्र का मतलब ऋषि और छत्र का मतलब शक्ति दिया गया है। ठीक है ना? उत्पत्ति की बात करें तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त 4 वर्णों का पहला उल्लेख 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना? जो कि प्रतीकात्मक होता है, कठोर नहीं हो। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद का दूसरा, 7वां और 10वां मंडल, 9वां मंडल ये बाद में जोड़े गए, शुरुआत में नहीं थे इसमें, बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है ना? अगर मिल भी रहे ना तो इसे प्रतीकात्मक रूप में मिला, अभी कठोर नहीं है। कई देखना उत्तर वैदिक काल में जाके कठोर हो जाते हैं। विशेषताओं की बात करें, जहाँ पे आपको ऋग्वेदिक काल में लचीलापन देखने को मिलता है वर्ण व्यवस्था में। आपको व्यवसाय बदलने की संभावना होती है। समतावादी समाज, कोई जन्म आधारित भेद नहीं है यहाँ पे। कबीले पर जोर दिया गया है, वर्ण व्यवस्था पे गौड़ है। ठीक है ना? जब वही उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वै आपको यहाँ पे कहानी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण की कहानी भी आपको देखने को मिलती है कि कोई कहता है कि भाई मेरा पिता मोची है, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा पुत्र जाके क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, ठीक है ना? मेरी बहू राजा है, मतलब एक कहानी ऐसी कुछ मिलती है, आपको पता होगा, वैदिक काल में, ठीक है ना? उत्तर वैदिक काल में वर्णों का उदय, उत्तर वैदिक काल में वर्णों का उदय, तो देखते हैं अभी उत्तर वैदिक काल में क्या होता है। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों की स्थापना हो जाती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद में 4 वर्णों का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद में 4 वर्णों का उल्लेख है। इनका प्रारंभ का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है, ठीक है ना? ब्राह्मण का काम, ब्राह्मण पुरोहित होते थे, यज्ञ और शिक्षण का काम होता था। शासक क्षत्रिय योद्धा होते थे और शासक वर्ग में भूमिका निभाते थे। वैश्य में किसान, व्यापारी वर्ग, उत्पादक वर्ग आता था। शूद्र का काम क्या होता था? सेवा कार्य करना, श्रमिक करना, अर्थात इन तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का काम होता था। ये जो वर्ण व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में अगर जन्म आधारित हो गई, व्यवसाय से जन्म आधारित व्यवस्था हो गई। प्रमाण कहाँ? पुरुष सूक्त में व्याख्या अब शाब्दिक होने लगी, ठीक है ना? वर्ण बदलना कठिन हो गए थे, वर्ण बदलना कठिन हो गए थे। कठोर विकास, ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च स्थान, शक्ति और ज्ञान के आधार पर बने थे। वैश्य आर्थिक आधार और इनके वैश्य आर्थिक आधार अच्छा था तब भी अधीन थे। देखो ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रियों का उच्च स्थान था और शक्ति और ज्ञान उच्च था इनके पास, ठीक है ना? जो वैश्य थे इनका आर्थिक आधार मजबूत था, तब भी इनके अधीन थे और इनको टैक्स देना पड़ता था, इनको टैक्स देना पड़ता। शूद्र जो थे आपके निम्न थे, इन्हें यज्ञ और शिक्षा से वंचित रखा गया था, यज्ञ और शिक्षा से वंचित रखा गया था, ठीक है ना? अथर्ववेद में शूद्र की स्थिति गौड़ बताई। अब देखो बार बार पूछा गया अथर्ववेद में, और यहाँ पे बार बार लिखा भी मैंने कि अथर्ववेद में शूद्र की स्थिति गौड़ बताई गई है। पेपर में पूछा गया तभी यहाँ पे बार बार लिखा है मैंने, ठीक है ना? जाति की शुरुआत, वर्णों में के भीतर उपविभाजन, वर्णों के भीतर उपविभाजन देखने को मिला। गोत्र प्रथा आई, ठीक है ना? ब्राह्मण ग्रंथों में गोत्र और नियम देखने को मिलते हैं। अब आपको ये नहीं समझा गोत्र प्रथा कहाँ से आई, ठीक है ना? ये समझने की यहाँ पे जरूरत नहीं, समझता मैं आपको। वर्णों के उदय को प्रभावित करने वाले कारक क्या, वर्ण के उदय को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? तो वैदिक काल में पशुपालन होता था, सीमित विभाजन होता था। या उत्तर वैदिक में क्या, कृषि और व्यापार हो गया, श्रम विभाजन देखने को मिला। इसके आधार पर वर्ण व्यवस्था प्रभावित हुई। धार्मिक प्रभाव करें तो यज्ञ और कर्मकांड से ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा, यज्ञ और कर्मकांड से ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा।
जैसे राष्ट्रयज्ञ और अश्वमेध यज्ञ से क्षत्रियों की शक्ति बढ़ती है। और यज्ञ कौन करवाते हैं? ब्राह्मण लोग करवाते हैं। सामाजिक जटिलता, गंगा घाटी में बड़े समाज और स्थायी बस्तियां बनी, कबीले से राज्य की ओर बदलाव आया। अब जब बड़ी बस्तियां बनेंगी, व्यापारी वर्ग आएंगे, कुछ के पास रुपया ज़्यादा होगा, कुछ के पास कम होगा, तो धनी और निम्न वर्ग, इससे भी क्या होगा? बड़ व्यवस्था में जटिलता आएगी। साहित्य समर्थन, पुरुष सूक्त में और ब्राह्मण ग्रंथों में इस चीज को, वर्ण व्यवस्था को समर्थन दिया गया है कि नहीं? साहित्यिक समर्थन दिया गया है। अब बात करें दोनों के अंतर की, बात करें थी दोनों में अंतर क्या है भैया? वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में वर्ण में क्या अंतर था? तो वैदिक काल में प्रकृति कैसी थी? व्यवसाय आधारित थी, लचीली थी। उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित कठोर हो गई। अब प्रारंभिक में आर और दास के रूप में दिखते हैं, अनार के रूप में दिखते हैं। चार वर्ण यहाँ पे, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, यहाँ पे चार वर्ण दिख रहा है आपको। यहाँ पे समतावादी समाज दिख रही है आपको, यहाँ पे असमानता दिख रही है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जानकारी मिलती है जो कि प्रतीकात्मक होती है, बट यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद में आपको प्रॉपर जानकारी मिलती है, ठीक है ना, जो कठोर हो जाती है, जन्म आधारित हो जाती है, ठीक है। चलो, सामाजिक स्त्रीकरण, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्त्रीकरण कैसा था? देखो, सामाजिक स्त्रीकरण देखा जाए तो भाई, वैदिक काल में सरल था, उत्तर वैदिक काल में कठिन हो गया और जाति आधारित हो गया। वही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। वही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। तो वैदिक काल में प्रारंभिक जीवन कैसा था? आर्य और दस्यु के रूप में देखा जाता है। आर्य मतलब विजेता, दस्यु मतलब पराजित वर्ग। ऋग्वेद में दस्यु से युद्ध अर्थात दास को गुलाम के रूप में दर्शाया गया है। नस्लीय और सांस्कृतिक अंतर, ये क्या है? नस्लीय और सांस्कृतिक अंतर है। जो आर्य लोग थे वो गोरे थे, और अनार्य लोग आपके रंग में डाउन थे, है कि नहीं? सांस्कृतिक अंतर, आर्यों की संस्कृति अलग थी, अनार्यों की संस्कृति अलग थी। आपको नस्लीय रूप में अंतर देखने को मिल रहा है। व्यवसाय आधारित भैया, पुरोहित वर्ग ऋषि होता था, योद्धा राजन, उत्पादक विष कहलाते थे, आपके वैश्य, विष नहीं वैश्य, वैश्य, ठीक ना। ऋग्वेद में विप्र मतलब ऋषि, पुरोहित, छत्र मतलब शक्ति बात की गई। कार्य आधारित समाज थी, धर्म आधारित समाज अभी नहीं थी, जो चीज पढ़ चुके भाई। ऋग्वेद की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, तो बार बार दे रहा हूँ मैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। यह अभी प्रतीकात्मक थे, कठोर व्यवस्था नहीं थी। वर्ण का सामान्य प्रयोग रंग या समूह के लिए होता था ऋग्वेदिक काल में, ठीक ना। ठीक, चलो, उत्तर वैदिक काल की बात तो सेम टू सेम उत्तर वैदिक काल की बात आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे धार्मिक, दार्शनिक और विचार, धार्मिक एवं दार्शनिक विचार, ये महत्वपूर्ण है आपका। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में धार्मिक और दार्शनिक विचार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, इसको समझना। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक और दार्शनिक विचारों का क्रमिक विकास हुआ। स्रोत के रूप में ऋग्वेद में वैदिक, सामवेद, अजुर्वेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ठीक है ना। ये चीजें देखने ही हमें। अब सुनो, वैदिक काल में प्रकृति पूजा और यज्ञ प्रमुख थे। वैदिक काल में प्रकृति पूजा और यज्ञ प्रमुख थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड और दर्शन उभरे। उत्तर वैदिक काल में क्या? कर्मकांड और दर्शन उभरे, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में क्या? कर्मकांड और दर्शन उभरा। इस बात का ध्यान देना, ठीक है ना। देखो, वैदिक काल में प्रकृति पूजा होती थी, कैसे पता मैं लिए? भैया ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त दिए गए। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, वायु, इनकी पूजा होती थी। ऋग्वेदिक समाज बहुदेववादी था। पूछा गया है, आपका यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन था। कई लोग गलत इसको समझ नहीं पाए तो गलत करके आए। ऋग्वेदिक समाज को क्या? बहुदेववादी था, ठीक है ना। बढ़ते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान की बात करें, उत्तर यहाँ पे वैदिक काल की बात कर रहे थे ना, तो यज्ञ और अनुष्ठान की यदि बात करते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान की बात करते हैं, तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किए जाते थे, और अपनी समृद्धि के लिए, अर्थात आप हमें दूध दही घी दो, अच्छे बच्चे दो, पहलवान बच्चे दो, युद्ध कर सके, हमारी संपत्ति को बढ़ाओ, हमारे गोधन की रक्षा करो, अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए युद्ध किए जाते थे सिर्फ, ठीक है ना। सामग्री में सोमरस, घी, दूध का उपयोग किया जाता था। ऋग्वेद में अग्निहोत्र और सोमयज्ञ की चर्चा की गई, ठीक है ना। रित रित की अवधारणा क्या होती थी? रित, ये बार बार पूछा गया, रित की अवधारणा। रित, वरुण को रित का रक्षक माना गया है। वरुण देवता को रित, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है मैंने। यदि मैं चाहता तो सीधा लिख के वरुण मतलब रित बस, लेकिन यहाँ पर रित की अवधारणा पूछी, रित की अवधारणा क्या है? तो रित की अवधारणा क्या भैया? वरुण को रित का रक्षक माना गया है, जो कि जो कि वैश्विक व्यवस्था, नैतिक और प्राकृतिक नियमों का संरक्षक माना जाता है। तो वरुण देवता को वैश्विक व्यवस्था का, नैतिक नियमों का, प्राकृतिक नियमों का संरक्षक माना जाता है। आपको पता है, शुरुआत में हमने ऊपर क्या पढ़ा था? वरुण को दिन और रात का देवता भी माना जाता है, दिन और रात का देवता भी माना जाता है, जो कि नैतिक नियम बनाए रखे हैं। सूर्य देवता को परमिशन देते हैं, हाँ बेटा आप सुबह से जाओ, शाम को डूब जाओ, सुबह से जाओ, शाम को डूब जाओ। चांद को अनुमति देते, साथ में जाओ, सुबह से डूब जाओ,
ऐसी अनुमति देते हैं, वैश्विक व्यवस्था बना के रखे है कि नहीं। चलो, दार्शनिक विचार की बात करें थी वैदिक काल में, विचार की बात करें, अब यहाँ पे एक एक चीज सुनना अच्छे से। दार्शनिक विचार में प्रारंभिक चिंतन होता है वैदिक काल में, विश्व की उत्पत्ति के संबंध में नासदी सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्त है, उसमें मिलता है हमें कि ना क्या, ना तो सत्य है ना तो असत्य, मतलब विश्व की उत्पत्ति ना तो सतत है ना तो असत्य, मतलब एक ईश्वरवाद की वो संकेत दे रहा है। हालांकि बहुदेववाद है बट एक ईश्वरवाद की वो संकेत दे रहा है। आत्मा मृत्यु की बात करती है, मृत्यु के बाद भी जीवन पर विचार किया जाता है। आत्मा मृत्यु के मामले में मृत्यु के बाद भी जीवन पर विचार किया जाता है, ठीक है ना। एवं मृत्यु की देवता के रूप में उल्लेख किया गया है। विशेषता सरल और प्रकृति केंद्रित था भाई। ऋग्वेदिक कालीन जो आपका धर्म था सरल था, प्रकृति केंद्रित था। दर्शन प्रारंभिकता और यज्ञ पर जोर दे रहा था। उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल की बात करें तो देवता के रूप में प्रजापति जो कि सृष्टिकर्ता के रूप में, विष्णु, रुद्र, रुद्र मतलब शिव का महत्व यहाँ पे बढ़ जाता है। अब इंद्र वरुण नासत का कम हो जाएगा, यहाँ पे इनका बढ़ गया। यज्ञ जटिल होने लगे, बड़े होने लगे। अश्वमेध यज्ञ दिखता है, राष्ट्र यज्ञ दिखता है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां देखने को मिलती हैं। जादू टोना और लोक धर्म, जादू टोना और लोक धर्म, अवधारणा योग निवारण सुरक्षा के मंत्र, अथर्ववेद के मंत्र और टोटके, अथर्ववेद के मंत्र और टोटके देखने को मिलते हैं। धार्मिक संगठनों की बात करें, वर्चस्व यज्ञ कर्मकांड की शक्ति बढ़ जाती है। तत्पद ब्राह्मण में पुरोहित की भूमिका बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है ना। दार्शनिक विचार की बात करें उत्तर वैदिक काल में तो उपनिषद चिंतन आता है। मुख्य विचार आत्मा और ब्रह्म का होने लगता है कि आत्मा और ब्रह्म एक है, आत्मा और ब्रह्मा की अवधारणा एक होती है। हम ब्रह्मास्मि। अब यहाँ पे सुन लो, तत्वमसि शब्द कहाँ पे छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। तत्वमसि मतलब कि हमारी पृथ्वी 7 तत्वों से बनी है, छह कितने, 6 7 तत्व, उन तत्वों से मिलकर बनी है। मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से, पंच तत्वों की बात छांदोग्य उपनिषद में की गई है। और अहम ब्रह्मास्मि कहाँ पे कहा गया है, बृहद आरण्यक उपनिषद में कहा गया है। बृहद आरण्यक बड़े उपनिषद में कहा गया कि मैं हूँ ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। अर्थात एकेश्वरवाद और आत्मचिंतन को जोड़ दे रहा है ना। कर्मों को फल, कर्मों के फल की बात करने लग गए और जीवन चक्र की बात करने लग गए। उपनिषद में कर्म सिद्धांतों की चर्चा की गई है ना। ब्रह्मा से एकता और संसार से मुक्ति, मतलब यदि आपको संसार से मुक्ति चाहिए तो आपको मोक्ष की अवधारणा चाहिए पड़ेगी। मोक्ष की अवधारणा की बात कब आई थी, उत्तर वैदिक काल में। मोक्ष की बात उपनिषद काल में पूछा जाता है कि मोक्ष की अवधारणा कब आई, उत्तर वैदिक काल अर्थात उपनिषद काल में आई है। कब आई है, उपनिषद काल में आई है, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया जाता है कि यदि आपको संसार से मुक्ति चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रह्मा से, ब्रह्म में लीन होना पड़ेगा, ब्रह्म से एक होना पड़ेगा, ठीक है ना। मुंडक उपनिषद में मोक्ष की खोज का मार्ग बताया गया है। ये बेटा जो जो शब्द यहाँ पे आ रहे हैं ना, मुंडक उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, इन ध्यान से उदाहरण जो दिए गए ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे अंतर दिया गया, पढ़ लो इसको एक बारी। विचारों को प्रभावित करने वाले कारण, अब देखो वही चीज बात कर रहे हैं, तो धर्म के विचार प्रभावित कैसे हो रहे हैं। वैदिक काल में पशुपालन हो रहा है, पशुपालन के लिए प्रकृति पर निर्भर हो रहा है। उत्तर वैदिक काल में कृषि हो रही है तो यज्ञों की क्षमता बढ़ रही हुई है, कृषि यज्ञों की क्षमता बढ़ रही है। सामाजिक जटिलता, ब्राह्मण और क्षत्रिय का प्रभाव बढ़ रहा है, गंगा घाटी में स्थायी समाज आ रही है। बौद्धिक प्रगति, उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन बढ़ रहा है, कर्म और मोक्ष का विकास हो रहा है कि नहीं। हिंदू धर्म की नींव पड़ती है, प्रगति पूर्वक शुरुआत होती है, कर्मकांड और दर्शन का आधार बनता है, उपनिषद का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में लोहे प्रौद्योगिकी का परिचय। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में लोहे प्रौद्योगिकी का परिचय कैसे है देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। लोहे प्रौद्योगिकी का परिचय भारत में उत्तर वैदिक काल के अंत में हुआ, उत्तर वैदिक काल के अंत में लोहे प्रौद्योगिकी का परिचय भारत में उत्तर वैदिक काल के अंत में हुआ, जिसने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया। वैदिक साहित्य, पुरातात्विक साहित्य, वैदिक साहित्य अथर्ववेद में और पुरातत्व साहित्य में लोहे के उपकरण मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, ठीक है ना। अथर्ववेद में लोहे की जानकारी मिलती है, देखते हैं कैसे। कांस्य युग से लोहे युग के संक्रमण का प्रतीक है, देखते हैं। गंगा घाटी में दूसरा शहरीकरण, है ना, लोहे का उपयोग होता है और गंगा घाटी में दूसरे शहरीकरण की नींव पड़ती है। दूसरे, चलो, ठीक है ना। तो वैदिक काल में देखते हैं, वैदिक काल में लोहे का प्रयोग कैसे होता है।
तो वैदिक काल में लोहे का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ पे जो धातु थी कांसा और तांबा था, मुख्य धातु हथियार और उपकरण के लिए यूज होती थी। ठीक है ना? ऋग्वेद में ऐस शब्द का उपयोग होता है जिसका संभवतः अर्थ तांबा या कांसा रहा होगा। ऋग्वेद में ऐस शब्द का उपयोग उल्लेख तो मिलता है जिसका संभवतः अर्थ तांबा या कांसा रहा होगा। विशेषता की बात करें तो प्रौद्योगिकी सीमित थी, पशुपालन और युद्धाधार समाज थी, लोहा अज्ञातता अनुपस्थित था। ठीक है ना? ठीक, हस्तिनापुर में यहाँ पे कोई लोहे का अवशेष नहीं मिले आपको भूरे रंग के बर्तनों के साथ। बात की जाए आपके उत्तर वैदिक काल में लोहे प्रौद्योगिकी 1000 ईसा पूर्व लोहे का उपयोग शुरू होता है। 1000 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग शुरू होता है। आपको क्षेत्र गंगा यमुना दोआब में कुरु पंचाल कौशल क्षेत्र में आपको क्या मिलते हैं? लोहे देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे का परिचय तो साहित्य में क्या अर्थर्वेद में श्याम अयस अर्थात काला लोहे शब्द का प्रयोग लिखा है और कृष्ण अयस का उल्लेख है। श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस का उल्लेख है, काले लोहे का उल्लेख है। पुरातात्विक प्रमाण की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में हस्तिनापुर कौशाम्बी अयच क्षेत्र से लोहे के उपकरण मिले हैं, लगभग 1000 ईसा पूर्व के। संभवतः बिहार झारखंड से लोहा प्राप्त किया जाता था। संभवतः बिहार झारखंड क्षेत्र से लोहा प्राप्त किया जाता था। उपयोग की बात करें तो यहाँ पे आप सुनना उत्तर वैदिक काल में जब लोहा मिला तो इन लोगों ने सबसे ज्यादा हथियार वाले उपकरण तलवार बनाए, भाले बनाए, बाण युद्ध के लिए बनाए। इसी उपकरण में हल और कोदाल देखने को मिलते हैं जो कि जंगल साफ करने में मदद किए और खेती करने में मदद किए। आप देखो तो अतरंजी खेड़ा में लोहे का हल मिलता है। उत्तर प्रदेश अतरंजी खेड़ा में आपको लोहे का हल मिलता है। प्रथम साक्ष्य प्रथम आपसे पूछा लोहे का हल कहाँ मिला? उत्तर वैदिक काल में लोहे का हल कहाँ मिला? तो अतरंजी खेड़ा, याद रखना अतरंजी खेड़ा से। प्रौद्योगिकी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें तो लोहे को पिघलाना और ढालना सीख गए थे। कांसे से सस्ता और मजबूत था, कांसे से सस्ता और मजबूत था, ठीक है ना? लोहे की प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक गंगा घाटी में विस्तार और घने जंगल। भाई लोहा आया तो लोहे से गंगा की घाटी को काटना शुरू किया, हट सॉरी गंगा की घाटी के घने जंगलों को काटना शुरू किया। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा है लोहे की आवश्यकता जंगल साफ करने के लिए थी, ये लोहे की खोज हुई। आर्थिक मांग, भाई कृषि का विकास करना था, अधिक उत्पादन चाहिए था और साथ में बड़े राज्यों को हथियार चाहिए थे तो लोहे जरूरत था कि नहीं? संपर्क, सांस्कृतिक संपर्क, संभवतः मध्य एशिया से तकनीक का प्रसार हुआ था। आर्यों के प्रवास से संभावित प्रभाव मान सकते हैं, ठीक है ना? यदि लोहे का प्रभाव माने, यहाँ पे प्रश्न याद रखना आप, यहाँ से पूछे जाते हैं लोहे की खोज के क्या प्रभाव है भारतीय इतिहास पर। सुन, अर्थव्यवस्था में प्रभाव, आर्थिक प्रभाव क्या कृषि क्रांति के रूप में देखा जा सकता है लोहे का कि गंगा घाटी में धान की खेती होती है, अधिशेष उत्पादन देखे जाते हैं। कौशाम्बी में लोहे के हल्के निशान मिले हैं। सामाजिक प्रभाव तो श्रम विभाजन के रूप में देखे जाते हैं, लोहार लोहा बनाने वाले काम करते थे। एक नया वर्ग उभर कर आया, एक नया वर्ग उभर कर आया, अर्थात असमानता हुई, शक्ति और संसाधनों पर नियंत्रण की भावना पैदा हुई। और इसमें आप देखते हो कोई नगर बनते हो, आगे आगे महाराज्य बनते हैं, राज्य के साथ बड़े बड़े महाजनपद और राज्य देखने को मिलते हैं लोहे के इफेक्ट से। आप देखोगे अवंती और मगध के पास लोहे शक्ति थी, इसलिए अन्य महाजनपदों को हराने में अवंती और मगध सबसे आगे थे, ठीक है ना? राजनीतिक विस्तार के रूप में देखो तो राज विस्तार के लोहे के हथियार युद्ध क्षमता बढ़ाते थे। लोहे के हथियारों से क्या युद्ध क्षमता में वृद्धि हुई और महाजनपदों की बढ़त हुई। आप 600 ईसा पूर्व में देखोगे कि आपको जनपद छोटी छोटी जनपद लुप्त हो जाएंगी, महाजनपद दिखेंगी, तो आपको राज्य दिखेंगे, ठीक है ना? धार्मिक यज्ञों के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता था, संभवतः कर्मकांड में सहायता मिली होगी, ठीक है ना? यदि बात करें तो हस्तिनापुर से आपको लोहे के बाण और चाकू मिले हैं। कौशाम्बी से हल हथियार मिले हैं, हल के चिन्ह मिले हैं। अतरंजी खेड़ा से आपको हल मिला है। अरिचित से लोहे के अवशेष मिलते हैं आपको, ठीक है ना? यहाँ पे इसके अंतर दिए गए, अंतर को पढ़ना आप लोग, ठीक है ना? तो यहाँ पे वैदिक काल समाप्त। अभी वैदिक काल में वैदिक साहित्य आपका रह गया पूरा। वैदिक काल में वैदिक साहित्य आपका रह गया है। वैदिक साहित्य पूरा आपका रह गया है। वैदिक साहित्य में चारों वेद के बारे में पढ़ते हैं, उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं, साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। और वैदिक साहित्य आपका क्यों रह गया है? क्योंकि वो हम लोग यूनिट 10 के साथ पढ़ने वाले, यूनिट 10 के साथ पढ़ने वाले, ठीक है ना? हिस्टोग्राफी में। चलो अब आते हैं दक्षिण भारत में महापाषाण। इनका इस शॉर्ट में यहाँ पे नोट्स दिया मैंने, शॉर्ट में नोट्स दिया है दक्षिण भारत महापाषाण काल का, यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे आके हम लोग टॉपिक आज की क्लास खत्म करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहाँ पे रोकेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक बचा है वो कल हो जाएगा। कुछ काम आ गया है तो जाना पड़ेगा, तो आपका एक क्लास कल आपको मिलेगी। तो कल आपकी यूनिट 1 पूरी समाप्त हो जाएगी। कल आपकी यूनिट 1 पूरी समाप्त हो जाएगी। तो महापाषाण काल के बारे में इन शॉर्ट में देखते क्या है महापाषाण काल। और आगे आपको इसमें क्या जो आपकी प्रमुख साइट्स, साइट्स को याद रखना है। जो आपकी प्रमुख साइट है ना, उन साइट्स को आपको याद रखना है। तो महापाषाण काल के परिचय की बात करें तो बड़े पत्थरों से बड़ी संरचनाएं होती हैं, बड़े पत्थरों से बनी संरचनाएं होती हैं जो कि स्मारक या समाधि के रूप में प्रयोग होती है। मतलब कि जो आपकी इंसान मर जाता है, समाधि बनाई जाती है,
तो विभिन्न प्रकार के पत्थरों से ढककर, डिज़ाइन बनाकर बहुत बड़े-बड़े पत्थरों से कुछ आकृतियाँ बनाकर ढक दिया जाता था, है ना? दक्षिण भारत में मुख्य रूप से लोह युग 1200 से 300 ईसा पूर्व से जुड़ा है। कुछ स्थल पर 2000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है ना? तो दक्षिण भारत में लोहा पहले से देखने को मिल जाता है। यदि बात की जाए प्रायद्वीप भारत में, महापाषाण काल तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्यों? भैया यहाँ पे बड़े-बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। आपको प्रायद्वीपीय पठार है, पत्थरों से बना हुआ है। तो यहाँ पे आसानी से पत्थर मिल जाते थे। इसलिए यहाँ पे महापाषाण काल आपका आ गया। विशेषता क्या है? दफन की परंपरा, लोहे का उपयोग, लाल काले मृदभांड, लाल काले मृदभांड, है ना? प्रमुख महापाषाण स्थल, अब ये याद रखना आपको, बस यहाँ पे याद रखना प्रमुख महापाषाण स्थल। हल्लूर, हल्लूर कहाँ पे आपका? कर्नाटक में। हल्लूर आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है ना? तुंगभद्रा नदी के किनारे, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी किनारे लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। लोहे के हथियार और उपकरण मिलते हैं। आदिन चल्लूर कहाँ पे आपका? तमिलनाडु में। आदि चल्लूर कहाँ पे आपका? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन जिला में बड़े मिट्टी के घड़े, यहाँ पे लोगों को बहुत बड़े मिट्टी के घड़े में दफनाया गया है। इसमें सोने के हथियार मिलते हैं और लोहे के हथियार मिलते हैं और सोने के आभूषण मिलते हैं, ठीक है ना? ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में आपका महापाषाण स्थल है। चित्रदुर्ग जिला में पत्थर के घेरे, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लाश बनाई, लाश रखी गई, यहाँ पे पत्थर के घेरे बना दिए, बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से घेरे बना दिए गए, ठीक है ना? लोहे के उपकरण मिलते हैं। बाद में इसी ब्रह्मगिरी से क्या मिलते हैं? अशोक के शिलालेख मिलते हैं, अशोक के लघु शिलालेख भी मिलते हैं ब्रह्मगिरी से, ठीक है ना? नागार्जुनीकोंडा आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी के किनारे पे, नागार्जुनीकोंडा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे हैं। यहाँ पर डोलोमेन और शिष्ट प्रकार के आपके महापाषाण अवशेष मिलते हैं। डोलोमेन और शिष्ट प्रकार क्या? अब क्या होता था डोलोमेन? एक अलग प्रकार की, ऐसे पहले एक बॉक्स में दफना दिया गया, इसकी चारों तरफ पत्थर रख दिए गए, फिर आपकी इसकी तरफ एक बॉक्स बना दिया गया, छेद बना दिया गया, ऐसे अलग अलग आकृतियाँ। आपको डोलोमेन इत्यादि याद नहीं रखना, क्या रखना है? लोकेशन किस राज्य में? हल्लूर आपका कर्नाटक में, आदिनचल्लूर आपका तूतीकोरिन जिला में, तमिलनाडु में, ब्रह्मगिरी आपका कर्नाटक में, नागार्जुनकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में, मस्की आपका कर्नाटक में, मस्की आपका रायचूर जिला में। तो पत्थरों की संरचना मिलती है, लोहे का उपयोग मिलता है, बाद में अशोक के शिलालेख। तो ब्रह्मगिरी और मस्की आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, समझ में क्यों महत्वपूर्ण है? और कुड़ाई कोन्नाल या कुड़ाकल्लू आपको केरल में मिलता है, त्रिशूर जिला में। यहाँ पे छतरी नुमा समाधि मिली है, पता है? आप देखो यदि फोटो जाके ना, इतने बड़े विशाल पत्थर पर एक और विशाल पत्थर रख दिया, कैसे रखा गया होगा, ये आपको सोचना है। यदि आपने टू द पॉइंट सीरीज देखी होगी ना, तो इसकी फोटो दिखाई मैंने, इसकी फोटो मैंने आपको दिखाई, ठीक है ना? तो महापाषाण काल की संरचनाएं कौन कौन सी है? डोलोमैन। अब ये आपसे शब्द पूछ सकता है कि महापाषाण काल से जुड़े हुए शब्द कौन कौन से? तो डोलोमैन हो गया, शिष्ट हो गया, पत्थर के घेरे हो गए, मृदगढ़ दफन हो गया, मानवीय कृत स्थल हो गया। कैसे देखो, डोलोमैन क्या है? दो या अधिक सहायक पत्थरों से बना बड़ा पत्थर, समाधि कक्ष होता था इसमें, ठीक है ना? नागार्जुन कोंडा से मिला है। शिष्ट में क्या होता है? चार पत्थरों से घिरा आयताकार कक्ष, एक ऐसा समाधि कक्ष बनाया गया, चार पत्थर रख दिए यहाँ पे और इसके ऊपर एक पत्थर रख दिया विशाल, ठीक है ना? पत्थर के घेरे, पत्थरों को गोलाकार घेर दिया गया, बीच में दफन कर दिया गया। मृतघट मतलब मिट्टी के घड़ों में, बड़े बड़े मटकों में दफनाया गया, ठीक है ना? चलो, ये मानवीकृत स्थल मतलब छतरी बना दी गई, छतरी केरल से आपको मिलती है। विशेषताओं की बात करें, महापाषाण काल की विशेषताओं की बात करें, तो लोहे उपयोग, हथियार, तलवार, भाले दफनाए गए, उपकरण में हल और कुल्हाड़ी भी देखने को मिली है। हल्लूर से लोहे अवशेष मिले सबसे पुराने साक्ष्य दक्षिण भारत में। दफन की परंपरा, प्राथमिक द्वितीयक दफन किया गया, भाई पहले एक बार दफनाया गया, हो सकता है इनको एक जगह से निकाल के दूसरी जगह दफना दिया गया, या उसी लाश के साथ एक और लाश दफना दी गई। मृदभांड, काले और लाल मिट्टी के मृदभांड मिलते हैं। जीवन शैली अर्ध खानाबदोश स्थायी बस्तियाँ, अस्थायी बस्तियाँ मिलती हैं, ठीक है ना? कृषि और पशुपालन की शुरुआत देखने को मिलती है, ठीक है ना? चलो, प्रभाव की बात करें तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव में आर्थिक प्रभाव क्या? लोहे के उपकरणों से जंगल साफ किए गए, कृषि का विस्तार हुआ। जैसे का प्रभाव गंगा घाटी में देखा, वैसे आपको दक्षिण भारत में दिखता है। समुदाय में श्रम विभाजन आया, सामाजिक असमानता की शुरुआत हुई। संस्कृति की बात करें तो दफन प्रथाओं में मृत्यु और परलोक में विश्वास रखा गया। परलोक की जानकारी कैसे मिलती है? कि भैया जब दफनाया गया तो उनके उपयोग की सामग्री उसमें रखी गई। तो भैया यदि मर गया इंसान, बेटा दूसरे लोक में तो जाओगे, उस लोक में कुछ वस्तुएं तुम्हारे काम में आएंगी, ठीक है ना? ठीक, चलो। तो इस प्रकार से आपका, और यहाँ पे बाद में क्या हुआ? संगम काल की नींव पड़ी, है ना? आपको इसके बाद में दक्षिण भारत में महापाषाण का संगम काल देखने को मिलेगा। महापाषाण के बाद संगम काल देखने को मिलेगा, ठीक है? चलो, तो हमारा काम क्या है? हम लोग देखेंगे महाजनपद काल। तो महाजनपद काल का उदय कैसे हुआ वो देखेंगे, ठीक है ना? सारी चीज़ आपकी देखेंगे। तो कहाँ टॉपिक आपका, तो टॉपिक बताऊँ आपको, लोग क्या देखने वाले हैं?
आज कितना कर लिया, हमारा कहाँ तक हो गया है, ये हमारा पूरा हो गया दक्षिण भारत महापाषाण। अब यहाँ से शुरू है, लास्ट यूनिट आपकी बची है, जो आपकी इस यूनिट की यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक आपका कल की क्लास में आपको मिलेगा। मैंने सोचा था आज की क्लास में कर दूंगा, बट कुछ काम आ गया तो जाना पड़ेगा। वो 40 मिनट कॉल में चले गए, यदि वहाँ पे समय नहीं जाता ना तो आपका यहाँ पे समय कवर हो जाता, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोग लाइक कमेंट शेयर भी करते रहना, मस्त रहना, इंजॉय करना, ठीक है ना। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करो। और मैं सच में बोल रहा हूँ, अभी आप लोग को शुरुआत में लग रहा है इतना हल्की चीज़ें, सरल सी चीज़ें, बट आप कंटिन्यू फॉलो करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। आपका जीआरएफ आपके हाथ में होगा, आपका नेट प्लस जीआरएफ आपके हाथ में होगा, यदि आप दोनों चीज़ फॉलो करते हैं, पीवाईक्यू आप फॉलो करते हैं और इस कंटेंट को फॉलो करते हैं। सीरियस बोल रहा हूँ, अभी कंटेंट देखो कितना मस्त बनाया गया है, अभी आपको आगे और मिलेगा। अभी तो शुरुआत थी, आगे आपको और टॉपिक वाइज मिलेगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।